हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑफ दिस कंट्री। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी, स्वस्थ होंगे और कोरोना वायरस से बचे होंगे। क्योंकि कोरोना वायरस में अभी इन्फेक्टेड नहीं होना है, क्योंकि इन्फेक्ट हो जाएंगे आप लोग तो 4 से 5 दिन आपके खराब रहेंगे। तो अपने घर पर ही रहो, कोशिश करो कि फैमिली मेंबर से भी बोलें कि घर के बाहर ना निकलें ज्यादा, बहुत ही जरूरत पड़े तभी घर के बाहर निकलें, क्योंकि बाहर माहौल खराब चल रहा है, कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ध्यान रखो अपना, ख्याल रखो अपना। चलो एनीवेज, नाम के आगे आईएएस लगाने की तैयारी अब शुरू करते हैं। तो पेपर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, सिखिज्म के बारे में जानेंगे। सिख धर्म के अंदर 10 गुरु जो हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उनके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, कुछ फैक्ट्स जानेंगे जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ गुरु तेज बहादुर जी के बारे में भी जानते हैं। तो देखिए, अभी श्री अखंड पथ का उद्घाटन हुआ है गुरुद्वारा गुरु के महल पर, जो कि बर्थ प्लेस हम लोग को 9वें गुरु तेज बहादुर जी का देखने को मिलता है। क्वेश्चन आएगा कि गुरु तेज बहादुर जी जो हैं वो कौन से नंबर के गुरु हैं? तो 9th सिख गुरु हैं ये चीज ध्यान में रखना। और इन्हीं का जो बर्थ प्लेस है जहां पर ये इनका जन्म हुआ था वो है गुरुद्वारा गुरु का महल, और वहीं पर ही श्री अखंड पथ का अभी उद्घाटन किया गया है। और 400 प्रकाश पूरब बर्थ सैनिटरी हम लोग को गुरु जी की देखने को मिली थी, तो इसी अवसर पर जो है वो इसका उद्घाटन किया गया। तो गुरु तेज बहादुर जी की थोड़ी सी चर्चा करते हैं डिटेल में। तो गुरु तेज बहादुर जी, जैसे मैंने आपको बताया, आपको ध्यान में रखना है, 9वें सिख गुरु थे ये। 9वें सिख गुरु, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से इन्हें जाना जाता है, इस रूप से इन्हें सम्मानित किया जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। और इस चीज को हिंद दी चादर या फिर सृष्टि दी चादर, तो इस नाम से भी पुकारते हैं इस चीज को, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट। ह्यूमैनिटी के, मानवता के संरक्षक के रूप में ये जाने जाते थे। कौन? गुरु तेज बहादुर जी, याद रखना। 1621 टू 1675 का इनका टेन्योर था, राइट, और मतलब कि लाइफ जो थी इनकी। और इन्हें ग्रेट टीचर के तौर से जाना जाता है गुरु तेज बहादुर जी को। एक्सेलेंट वॉरियर थे ये, उत्कृष्ट योद्धा थे, थिंकर थे, पोएट थे, और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नेचर ऑफ गॉड का, माइंड का, बॉडी का और फिजिकल अटैचमेंट का और भी काफी सारी स्पिरिचुअल चीजों का इन्होंने वर्णन किया था। डिटेल में आध्यात्मिक और अन्य चीजों के अलावा ईश्वर, मन और शरीर की प्रकृति के बारे में विस्तृत वर्णन इनके द्वारा किया गया था, राइट।
इनकी राइटिंग्स में हम लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, इनके लेखन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें 116 पोएटिक हिम हम लोग को देखने को मिलती है, 116 काव्यात्मक भजन इसके अंदर है गुरु ग्रंथ साहिब। तो क्वेश्चन आ सकता है गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो गुरु तेज बहादुर जी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक उत्साही यात्री थे, एविड ट्रेवलर थे ये, इन्होंने बहुत सारी जगह पर ट्रैवलिंग करी है, बहुत सारे एरियाज पर इन्होंने ट्रैवलिंग करी है। पूरे भारतीय उप महाद्वीप में उपदेश केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई है। जगह जगह जाकर इन्होंने अपने मतलब अब बताया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि उपदेश के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया सिखिज्म के, तो राइट, तो ये इनके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और इनके एक मिशन में इन्होंने गठन किया था, फाउंडेशन किया था एक शहर का जिसका नाम है चक ननकी। तो चक ननकी आपको ध्यान में रखना है, चाक नानकी शहर, इसकी स्थापना की गई थी इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के एक मिशन के दौरान, और जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया था, राइट। इसके अलावा 1675 में गुरु तेज बहादुर जी की हत्या कर दी गई थी। औरंगजेब के आदेश के तहत दिल्ली में गुरु तेज बहादुर जी को मार दिया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी मुगल एम्परर औरंगजेब के ऑर्डर्स पर। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट है गुरु तेज बहादुर जी से रिलेटेड, जिसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, बट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और आपको बता दें कि जैसे सिखिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, ये सब जो टॉपिक्स जो होते हैं इनसे रिलेटेड सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। तो सिखिज्म के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम लोग जानेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती है, और पूरी चीज मतलब जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये जो वर्ड है सिख, पंजाबी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है डिसाइपल, यानी कि शिष्य, राइट। पंजाबी में सिख का मतलब शिष्य होता है, ये चीज ध्यान में रखना। और सिख कौन है? सिख भगवान के शिष्य हैं, डिसाइपल हैं गॉड के, राइट, जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं, राइट। राइटिंग्स और टीचिंग 10 सिख गुरु की जो फॉलो करते हैं ये शिष्य, ये डिसाइपल। और सिख मानते हैं एक भगवान के ऊपर कि एक ओंकार है, उसमें ये विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें अपने हर काम में भगवान को याद करना चाहिए, इसलिए इसे सिमरन कहते हैं, ये सिमरन, राइट। इस चीज को ये सिमरन कहते हैं कि हर हर काम में भगवान को याद करो, यानी कि स्मरण जो होता है ना, वही सिमरन यहां पर कहा जाता है कि हर काम में भगवान को याद किया जाए। सिख अपने विश्वास को गुरुमत, पंजाबी में गुरु का मार्ग जिसे हम लोग कहते हैं, गुरुमत पंजाबी में द वे ऑफ द गुरु, गुरु का मार्ग, राइट। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म में गुरु नानक जी जो 1469 से 1539 के पीरियड तक हम लोग को देखने को मिलते थे, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो सिख धर्म जो है वो किसके द्वारा, या सिखिज्म किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है? गुरु नानक जी के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर गुरु नानक जी के बाद 9 गुरुज और हम लोग को देखने को मिले। तो सिख धर्म में टोटल हम लोग को 10 गुरु देखने को मिलते हैं। और सिख धर्म का विकास भक्ति आंदोलन और वैष्णव हिंदू धर्म से प्रभावित था, इन्फ्लुएंस था। सिखिज्म का डेवलपमेंट जो था वो भक्ति मूवमेंट और वैष्णव हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस हुआ था। और खालसा की अगर हम लोग बात करें, खालसा जो हाईएस्ट सिख वर्च्यू ऑफ कमिटमेंट हमें देखने को मिलता है, प्रतिबद्धता, समर्पण और एक सामाजिक विवेक के सर्वोच्च सिख गुणों को उजागर करता है ये, राइट। कमिटमेंट, डेडिकेशन और सोशल कॉन्साइंस को उजागर करता है ये, हाईएस्ट सिख वर्च्यू कमिटमेंट का ये हम लोग को देखने को मिलता है खालसा। और खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएं होती हैं, यानी कि खालसा के अंदर ऐसी पुरुष और महिलाएं होती हैं जो सिख बपतिस्मा समारोह, यानी कि सिख बैप्टिज्म सेरेमनी से गुजरते हैं, और जो सिख आचार संहिता और परंपरा का सख्ती से पालन करते हैं। यानी कि आसान भाषा में खालसा के अंदर ऐसी महिलाएं और पुरुष होते हैं जो शामिल होते हैं खालसा में, जो स्ट्रिक्टली सिख धर्म को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली सिख के कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं और कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि सिख की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए 5K को फॉलो किया जाता है। ये चीज एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है। तो केश यानी कि उनको बाल नहीं काटना है। कंघा यानी कि वो अपने साथ हमेशा एक लकड़ी का कंघा रखते हैं या लकड़ी की कंघी। कड़ा आपने देखा होगा, कड़ा आयरन ब्रेसलेट जो होता है, लोहे का कंगन जो हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा जांगिया वगैरह हो गया, कॉटन अंडरपैंट्स वगैरह जो होते हैं, राइट, कचेरा और किरपान जो कि
हम लोग को देखने को मिलता है एक लोहे का खंजर होता है, कृपान, राइट। तो ये 5 चीज हमेशा कैरी करते हैं सिख अपने साथ। और सिख धर्म अंध अनुष्ठान जैसे कि उपवास, यानी कि जो ब्लाइंड रिचुअल्स होता है उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करता सिखिज्म। जैसे कि कोई उपास नहीं रखना, पिलग्रिमेज पे जाकर विजिट नहीं करना, यानी कि तीर्थ स्थान पर जाना नहीं है, अंधविश्वास नहीं करना है, राइट। मृतकों की पूजा, जो लोग मर जाते हैं उनकी पूजा की जाती है, तो और जैसे कि मूर्ति की पूजा की जाती है, और भी काफी सारी ऐसी चीजें जिसकी ये निंदा करते हैं, राइट, सिखिज्म के अंदर। और ये उपदेश देते हैं कि विभिन्न नस्ल, धर्म या लिंग के लोग भगवान की नजर में एक समान है, यानी कि सभी लोग, भले ही वो किसी भी रेस के, रिलीजन के, कास्ट के, जेंडर के, किसी से भी वो बिलोंग करते हो, वो सभी के सभी इक्वल है भगवान के सामने, राइट। अब देखिए, सिख लिटरेचर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, सिख साहित्य के बारे में, जैसे कि आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो बताया जाता है कि जो स्थान है, यानी कि शाश्वत गुरु का जो निवास जो है वो आदि ग्रंथ माना जाता है। और यही एक वजह है जिसके कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि सिख जो है वो इसको फॉलो करते हैं और सिख इसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। और दशम ग्रंथ भी एक हम लोग को देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद ये हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी रचना और रचना के संबंध में प्रश्न उठते हैं कि मतलब कि ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, और इसके अंदर जो चीजें उसको लेकर हमेशा क्वेश्चन उठते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट लिटरेचर है सिख के अंदर, एक गुरु ग्रंथ साहिब जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दशम ग्रंथ भी है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक लिटरेचर है बट थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। इसके अलावा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के बारे में भी थोड़ा सा जान लो आप। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है ये अमृतसर पंजाब के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। एपेक्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है ये, जो कि सिख्स पूरे दुनिया भर में जहां पर भी रह रहे हैं, राइट, यानी कि दुनिया भर में रहने वाले सिखों का ये एक सर्वोच्च लोकतंत्र रूप से निर्वाचित निकाय है, यानी कि पूरे दुनिया भर के जो सिख हैं उनमें से चूज करके, इलेक्ट करके इसका मेंबर बनाया जाता है इस कमेटी का, राइट। और जैसे धर्म मामलों, जैसे कि सिखिज्म से रिलेटेड जो भी अफेयर्स वगैरह जो होते हैं, रिलीजियस अफेयर्स वगैरह, तो उनकी बातें यहां पर होती हैं, उनका डिस्कशन यहां पर होता है। सिख कल्चर और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से रिलेटेड भी डिस्कशन इस कमेटी के अंदर होता है। मतलब कुल मिलाकर एक चीज ये मान के चलो कि ये एक ऐसी कमेटी है जिसमें सिख धर्म के लोग इलेक्ट करके आते हैं, चूज किए जाते हैं, और ये सिखिज्म से रिलेटेड या फिर सिख धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी अफेयर्स हैं, रिलीजियस अफेयर, उस पे ये डील करते हैं। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। और इसे एक स्पेशल एक्ट था पार्लियामेंट का 1925 में, उसके तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था, एक कानून के तहत पार्लियामेंट के इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे 10 गुरुओं के बारे में जो सिख धर्म के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इनके ईयर के बारे में पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि गुरु नानक देव जी की बात करें तो 1469 से लेकर 1539 तक की है हम लोग को देखने को मिलते थे। 1469 में इनका जन्म हुआ था बताया जाता है, और 1539 में इनकी डेथ हुई थी। पहले गुरु थे सिख के, और सिख रिलीजन के ये फाउंडर थे, राइट। सिख रिलीजन को इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया, गुरु नानक देव जी के द्वारा। इन्होंने गुरु का लंगर शुरू किया है, गुरु का लंगर, राइट। और बाबर के कंटेम्पररी थे, यानी कि जिस समय पे बाबर हुआ करते थे जिस पीरियड में, तो उसी समय पे ये गुरु नानक जी हुआ करते थे। करतारपुर कॉरिडोर, काफी फेमस कॉरिडोर है ये करतारपुर कॉरिडोर। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे, मैंने इसके बारे में पहले आपको पढ़ाया हुआ है कि करतारपुर कॉरिडोर कहां पर लोकेटेड है। तो बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे किसको पता है, जिसको नहीं पता एक बार गूगल करिए, बताइए मुझे करतारपुर कॉरिडोर कहां पर है, राइट। और 558th बर्थ एनिवर्सरी जो गुरु नानक देव जी की अभी रिसेंटली हमें देखने को मिली थी, उसी समय ये करतारपुर कॉरिडोर शुरू किया गया था। अब बात करेंगे गुरु अंगद जी के बारे में। कहा जाता है 1504 में इनका जन्म हुआ था, 1552 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने एक नई स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया, गुरुमुखी। गुरुमुखी किसके द्वारा इन्वेंट की गई है, तो गुरु अंगद जी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इन्होंने गुरु का जो लंगर होता है, जो लंगर वगैरह होता है ना, तो उसको इन्होंने एक्सपेंड किया। गुरु का लंगर शुरू किया था गुरु नानक जी ने, बट इसका विस्तार जो है वो गुरु अंगद जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा गुरु अमरदास जी आते हैं फिर। 1479 में इनका जन्म हुआ था, 1574 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने एक सेरेमनी को इंट्रोड्यूस किया था, आनंद कराज मैरिज को, यानी कि सिख धर्म में जो मैरिज होती है ना, तो वैसी सेरेमनी इनके द्वारा गुरु अमरदास जी के द्वारा शुरू की गई थी। इन्होंने सती के कस्टम को बंद कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था, और पर्दा सिस्टम जो हुआ करता था सिख में, तो वो भी इन्होंने बंद कर दिया, राइट। और अकबर के कंटेम्पररी थे, जिस समय अकबर
का रूल था उस समय, गुरु अमरदास जी हुआ करते थे। गुरु रामदास जी की बात करें 1534 से लेकर 1581 के पीरियड में थे ये। इन्होंने अमृतसर का गठन किया था 1577 में। बहुत इंपॉर्टेंट, अमृतसर का गठन किसके द्वारा किया गया है? गुरु रामदास जी के द्वारा, राइट। और ये कब किया था? जब अकबर ने इनको जमीन दी थी, राइट। तो उसी जमीन पर अमृतसर का गठन किया था। इन्होंने शुरुआत करी थी गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर, इसको हम लोग बोलते हैं, अमृतसर में जो है उसके कंस्ट्रक्शन की इन्होंने शुरुआत करी थी। उसको बनाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई? गुरु रामदास जी के द्वारा। और स्वर्ण मंदिर को, गोल्डन टेम्पल को कंप्लीट किसके द्वारा किया गया? तो कंप्लीट किया गया गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा, जो कि नेक्स्ट गुरु थे, 1563 से लेकर 1606 के पीरियड में थे। इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपोज किया था 1604 में। इन्होंने गोल्डन टेम्पल को कंप्लीट किया। इन्हें शाहदीन दे सरताज के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि यह टाइटल इनको मिला हुआ है। और इनको जहांगीर के द्वारा मार दिया गया था क्योंकि इन्होंने प्रिंस खुसरो की मदद करी थी, तो ये उनके ऊपर आरोप लगा था और इसलिए जहांगीर ने इनको मार दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें 1594 से लेकर 1644 के पीरियड के बीच में थे ये। इन्होंने सिख कम्युनिटी को मिलिट्री कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, बदल दिया था, कि इनके आने के बाद से, गुरु हरगोबिंद जी के आने के बाद से, जो सिख कम्युनिटी जो थी वो अब से मिलिट्री कम्युनिटी के तौर पर जानी जाने लगी और सोल्जर सेंट के नाम से इन्हें जाना जाता है, यानी कि सोल्जर संत के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने अकल तख्त को स्टैब्लिश किया था और अमृतसर सिटी जो है उसको फोर्टिफाई कर दिया था, यानी कि वहां पर पूरे आसपास के, मतलब अमृतसर की पूरी सिटी जो है उसको इन्होंने वो कर दिया था, मतलब उसके आसपास फोर्टिफिकेशन कर दिया था, यानी कि किले वगैरह उसके आसपास लगा दिए थे, जिससे कि अटैक ना हो उस सिटी के ऊपर, राइट। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी जहांगीर और शाहजहां के अगेंस्ट, राइट। इन दोनों से लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। गुरु हर राय जी के बारे में बात करें तो 1630 से 1661 का इनका पीरियड था। मैन ऑफ पीस थे, शांति के लिए ये जाने जाते थे और ज्यादातर जीवन इन्होंने जो अपना बिताया है वो शांति को मेंटेन करने के लिए बिताया है। औरंगजेब के साथ अपने मिशनरी वर्क भी इन्होंने किए हुए हैं। फिर गुरु हरकिशन जी की बात होती है 1656 से लेकर 1664 के पीरियड में ये थे। यंगेस्ट गुरु थे सबसे, ये यानी कि सबसे यंगेस्ट थे ये, राइट, सभी गुरुओं में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है सबसे यंगेस्ट गुरु कौन है सभी गुरुओं में से? तो गुरु हरकिशन जी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और इन्हें जो बहुत ही अर्ली एज में, यानी कि मात्र 5 साल की उम्र में इन्हें गुरु का टाइटल मिल गया था और इनको औरंगजेब ने बुलाया था क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये एंटी इस्लामिक हैं या फिर इस्लाम से ईर्ष्या करते हैं, राइट। तो इसके लिए औरंगजेब ने इन्हें बुलाया था। फिर गुरु तेज बहादुर जी की बात अभी हमने पूरी डिटेल में करी, तो एक और चीज आप थोड़ी सी ऐड कर लीजिए कि आनंदपुर साहिब, वो तो हमने भी डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी वैसे तो, कि आनंदपुर साहिब का फाउंडेशन इनके द्वारा किया गया था। अब बात करेंगे आखिरी गुरु के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। 1666 से लेकर 1708 के पीरियड में थे ये। इन्होंने एक वॉरियर कम्युनिटी खालसा की शुरुआत करी थी 1699 में। तो खालसा का गठन किसके द्वारा किया गया था, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी, याद रखिएगा। इन्होंने एक नई संस्कृति पाहुल नाम की इंट्रोड्यूस कर दी थी। इन्होंने बहादुर शाह की कोर्ट को ज्वाइन किया था एज अ नोबल के तौर पर। बहादुर शाह की कोर्ट में ये नोबल थे ये, और ये लास्ट सिख गुरु थे ह्यूमन फॉर्म में, राइट। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा हिंदी में ये पूरी चीज, यानी कि जितनी भी मैंने आपको बताई है, तो वो भी पूरा हिंदी में आपकी स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा, पूरी चीजें, राइट, हिंदी में भी। मतलब जितनी भी चीज हमने अभी, जितने भी गुरुओं के बारे में डिस्कस किया है, ये देखिए आप पूरा का पूरा हिंदी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी चीज हिंदी में यहाँ पर मेंशन है। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ एक ही टॉपिक है, नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। सो गाइस, अब बताया जा रहा है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो ड्रोन के थ्रू डिलीवर्स होंगी, यानी कि उसकी डिलीवरी जो होगी वो ड्रोन के थ्रू होगी, ऐसा कंफर्मेशन दे दिया है, अलाउ कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, DGCA के द्वारा इन्होंने अलाउ कर दिया है, ग्रांट कर दिया है कुछ कंडीशनल एग्जेम्पशन को ड्रोन डिप्लॉयमेंट के लिए और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को। और ये एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी होगी कोविड-19 वैक्सीन की, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, पायलट बेसिस पर ये चीज अभी हो रही है, फिर दूसरी जगह पर भी शुरू हो सकती है इसकी सक्सेसफुल होने के बाद। तो देखो कंडीशनल एग्जेम्पशन है ये, राइट, यानी कि कुछ कंडीशन के आधार पर एग्जेम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि ड्रोन हर जगह उड़ाना जो है वो अलाउड नहीं होता, क्योंकि नो फ्लाई जोन्स भी हम लोग को देखने को मिलता है। आपको पता होगा, मैंने आपको नो फ्लाई जोन्स के बारे में भी पहले पढ़ा हुआ है कि कुछ ऐसे एरिया जहां पर बिल्कुल भी ड्रोन उड़ाया नहीं जा सकता, जैसे कि एयरपोर्ट के पास ड्रोन नहीं उड़ा सकते। कुछ स्ट्रेटेजिक एरिया होते हैं
मतलब सरकार के, तो वहां पर नहीं उड़ा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी खतरे भी होते हैं ना कि अब ड्रोन कौन उड़ा रहा है। और दूसरी बात आपको पता होगा कि ड्रोन जहां पर भी ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं उसको उड़ाने से पहले फिर परमिशन ली जाती है कुछ ऐसे एरियाज पे, सेंसिटिव एरियाज जो होते हैं। तो जो ये सिविल एविएशन की जो वेबसाइट है उस पर हम लोग को देखने को मिलता है परमिशन मांगनी होती है, उसके बाद फिर अलाउ किया जाता है उड़ाना, और पूरी डिटेल देनी पड़ती है कहाँ कहाँ पर ड्रोन किसने उड़ाए, जो भी ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस लेते हैं। तो ये वाली बात आपको पता होगी, हमारे इंडिया के अंदर ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो परमिशन जो है वो मिल गई है विद इन विजुअल लाइन ऑफ साइट रेंज पर, मतलब कि जितनी दूर तक है, जैसे कि मैं अगर ड्रोन उड़ा रहा हूं तो मुझे जहां तक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विजुअल रेंज जो है, तो उस रेंज पर जो है वो ड्रोन में ऑपरेट कर सकता हूं। तो वो वाली परमिशन जो है वो यहां पर ग्रांट की गई है, राइट। और 1 साल के लिए या फिर जब तक फर्दर ऑर्डर्स जो है वो नहीं आते हैं इसको रोकने के लिए, तब तक के लिए ये अलाउ किया गया है अभी के लिए, राइट। इसके अलावा इस महीने के पहले में सिमिलर परमिशन जो है वो ग्रांट की गई थी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को कि वो एक स्टडी कंडक्ट करें कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी के ऊपर, कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो कितनी जल्दी किस प्रकार से डिलीवर की जा सकती है ड्रोन की मदद से। और आईआईटी कानपुर के साथ आईसीएमआर मिलकर ये एक रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर रही थी, एक स्टडी कंडक्ट कर रही थी, जिस पर अगेन परमिशन जो है वो पहले दी गई थी इस महीने के स्टार्टिंग में। अब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को परमिशन मिल गई है कि वो ड्रोन की मदद से वैक्सीन डिलीवरी करवा सकती है। अच्छा, इस परमिशन से 2 मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो रहे हैं, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव इसमें अचीव हो रहे हैं। एक तो वैक्सीन की डिलीवरी जो है वो फास्ट हो जाएगी, और दूसरा हेल्थ केयर एक्सेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कैसे कि ये इंश्योर करेगी कि प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी जो है वो सिटीजन के डोर स्टेप तक, उनके घर तक जो है वो प्रोवाइड की जाए। इसमें ह्यूमन का एक्सपोजर है कोविड से वो लिमिट हो जाएगा, मतलब कि कंजेस्टेड प्लेस में बार बार लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ड्रोन के थ्रू जो है वो लोगों तक या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उन तक जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो मिल सकेगी, राइट, एरियल डिलीवरी के थ्रू। और हेल्थ केयर का एक्सेस जो है वो इंश्योर किया जा सकेगा लास्ट माइल तक। तो रिमोट एरिया जैसे होगा, यानी कि जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पर रोड्स वगैरह उतने अच्छे नहीं है, तो वहां पर भी ड्रोन की मदद से एक एरिया से दूसरे एरिया तक जो है वो पहुंचाई जा सकेगी सर्विसेज। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि एक नदी है, ठीक है, अब नदी के उस पार जो है वो पहुंचाना है वैक्सीन वगैरह, सामान वगैरह, क्योंकि नदी को अगर क्रॉस करके जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो डायरेक्टली यहां से ड्रोन उड़ाया, विजुअल रेंज पे ड्रोन है और वहां पर उतार दिया, पहुंचा दिया, राइट, फिर वापस आ गया ड्रोन। तो इस प्रकार की भी मतलब सुविधा हो सकेगी। मतलब एग्जांपल के तौर पर आप ये चीज ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि मेंस में ये सब चीजें आपको लिखनी है कि टेक्नोलॉजी, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कोविड-19 के समय पर टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया गया, तो आरोग्य सेतु आप मेंशन कर सकते हो, कोविन प्लेटफॉर्म के बारे में आप मेंशन कर सकते हो, वेरियस प्लेटफॉर्म्स के बारे में आप मेंशन कर सकते हो, जिसमें एक ये ड्रोन सर्विसेज के बारे में भी मेंशन कर सकते हो, राइट। तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी रखनी है। और अभी आपको पता है कि 3rd फेज के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे डोजेस जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है पूरे इंडिया में, वैक्सीन के डोजेस को, क्योंकि 18 साल के ऊपर की उम्र के हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, ज्यादा पॉपुलेशन हम लोग को यूथ की हमारे यहाँ देखने को मिलती है, तो वैक्सीन के डोजेस भी बहुत ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, कि वैक्सीन के डोजेस का मूवमेंट बहुत ज्यादा होने वाला है इंडिया के अंदर। तो अलग अलग फैसिलिटीज होना जरूरी है मेडिकल सप्लाई चेन को इंप्रूव करने के लिए, राइट। इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि मेडिकल लॉजिस्टिक्स जो है, यानी कि जो सामान वगैरह जो जाता है, राइट, तो उसका मिडिल माइल तक इंटीग्रेशन हो सकेगा। वही चीज मैंने आपको बताई कि नदी के उस पार, राइट, अगर पहुंचानी है चीज वगैरह तो ये मिडिल माइल हो गया। कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मेडिसिन जो है वो सिटी के सेंटर तक आ गई, यानी कि वैक्सीन जो है वो सिटी के सेंटर तक आ गई, ठीक है। अब सिटी के सेंटर से उसको सिटी के वेरियस एरियाज तक, वेरियस जोन्स तक पहुंचाना है, तो फिर वो ड्रोन की मदद से पहुंचा सकते हैं। तो ये मिडिल माइल हम लोग को मेडिकल लॉजिस्टिक का देखने को मिलता है लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के लिए। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। तो ये इसके कुछ फायदे हैं। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना के अंदर अब ये प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो गई है, अलाउ कर दिया। हो सकता है कि शायद धीरे धीरे करके दूसरी स्टेट में भी ये चीज हो जाए। अब बात हो रही है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 2021-2022। देखो, आपको नाम से ही पता लग जाना चाहिए, राइट, कि ये कैसी स्कीम है। ये ऐसी स्कीम है कि ये स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी राज्यों को खर्चा करने के लिए, यानी कि राज्यों को मतलब स्पेशल असिस्टेंस, खर्चा एक्सपेंडिचर करने के लिए हेल्प कर रही है सेंटर। तो बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि एडिशनल 15,000 करोड़ रुपए राज्यों को प्रोवाइड किए जाएंगे। 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन उनको दिया जा रहा है, जो कि वो अपने कैपिटल प्रोजेक्ट पर खर्चा कर सकें। कैपिटल प्रोजेक्ट मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स पर वो खर्चा कर सकें। तो स्टेट को जो है वो
केंद्र बिना किसी ब्याज के 50 सालों के पीरियड के लिए लोन ऑफर कर रही है 15,000 करोड़ रुपए का, राइट। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एक फ्रेश गाइडलाइन इशू की है इस रिगार्ड में, इस स्कीम के रिगार्ड में 2021 और 2022 के लिए, राइट। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है स्टेट्स को और 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स को ऑफर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि गाइस 2020 और 21 में भी ये स्कीम लाई गई थी, जिसमें मतलब करीब 11,830.29 करोड़ रुपीस जो है वो प्रोवाइड किए थे स्टेट्स को, यानी कि उनको हेल्प की थी। और अब इस साल बताया जा रहा है कि ये एक्सटेंड किया जा रहा है इस स्कीम को, यानी कि 2021 और 22 के लिए भी ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इससे फायदा होता है कि स्टेट जो है वो बिना किसी चिंता के अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कर सकती है, राइट। यानी कि उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की, बाहरी फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती, केंद्र जो है वो उनको प्रोवाइड कराती है, राइट। और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखते हुए इस स्कीम का गवर्नमेंट ने यही चीज डिसाइड की है कि 2021 और 22 में इस स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए देने की यहां पर बात की जा रही है। 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात की जा रही है राज्यों को। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और थोड़ी सी और डिटेल में मैं आप लोग को बताऊं तो ये वाली जो स्कीम है ये 3 फेजेस में टोटल हम लोग को देखने को मिलती है। फेज 1 में नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स को कवर किया जाता है। फेज 2 के अंदर वो दूसरी स्टेट्स जो कि पार्ट 1 के अंदर कवर नहीं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स को छोड़कर दूसरी सभी स्टेट्स कवर किया जाता है। और इन स्टेट्स को जो अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है वो जैसे कि जो भी सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर होता है, यानी कि वो जो स्टेट्स जो सेंट्रल टैक्स जो कलेक्ट करती हैं और उनका जो शेयर हम लोग को देखने को मिलता है, उसी शेयर के तौर पर, यानी कि जो 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है उनको, तो उसी शेयर के आधार पर ये अमाउंट जो है वो रिलीज किया जाता है, यानी कि लोन अमाउंट, राइट। तो पूरा अमाउंट नहीं रिलीज किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये पैसा। जैसे कि 15,000 करोड़ रुपए स्टेट के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो स्टेट का जो शेयर होता है सेंट्रल टैक्स में, राइट, सेंटर के टैक्स में स्टेट का जो शेयर होता है, उसी शेयर के मतलब आधार पर जो 15th फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड किया है ये अमाउंट एलोकेट होगा। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और पार्ट 3 के अंदर इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाता है राज्यों को। अगर राज्य जो है वो अपने मॉनिटाइज करती है, रिसाइकिल करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को, और डिसइन्वेस्टमेंट करती है स्टेट की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि स्टेट की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है उसके शेयर को जो है वो मतलब हटा देती है, यानी कि अपने सरकारी शेयर को जो है वो निकाल देती है, बेच देती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, तो उसमें भी इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड होता है स्टेट्स को। और बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम के पार्ट के तौर पर। और इस पार्ट में स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन 50 सालों के लिए रिसीव हो रहा है, और जो कि 33% से लेकर 100% जो अमाउंट उनको रिलीज किया जाता है उस पर ये बताया जा रहा है कि अगर वो एसेट मोनेटाइजेशन करती हैं, लिस्टिंग करती हैं या डिसइन्वेस्टमेंट करती हैं अपने एसेट्स को, यानी कि बेच देती हैं, या फिर उसके शेयर जो है वो मतलब कम कर देती हैं, यानी कि शेयर जो है वो अपने सरकारी शेयर जो है वो रिलीज कर दिए, ऐसा अगर करती है तो फिर उसको और इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, राइट, इस हिस्से में पार्ट 3 के अंदर, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए एलोकेट करने की बात की गई है। तो ये वाली चीज है, इसमें आपको सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो स्टेट्स की मदद करती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये चीज फाइनली डिसाइड कर ली है कि स्टेट्स की जो है वो मदद करनी है, जैसे कि स्टेट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना कंटिन्यू रखे, यानी कि डेवलपमेंट वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह स्टेट्स में कंटिन्यू रहे, राइट। और उसके लिए स्टेट्स को 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वाली बात है। अब ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल लेबर डे की हम लोग बात करेंगे और इसमें काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लेबर डे कब मनाया जाता है, रशिया के अंदर कब मनाया जाता है, या फिर यूएसएसआर के अंदर कब मनाया जाता है, शुरुआत कब से हुई, तो ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। जैसे कि यूरोप की भी बात करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया के अंदर लेबर डे किस प्रकार से हम लोग मनाते हैं। तो पहली चीज तो आप ध्यान में रखो कि पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो 1 मई को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इसे मे डे या मे दिवस के रूप में भी जानते हैं, राइट, इंटरनेशनल लेबर डे को। पहला पॉइंट ये क्लियर रखो। दूसरा, इस दिन मजदूर और मजदूर वर्ग जो है, यानी कि लेबर्स और वर्किंग क्लास जो है, इनके योगदान को, इनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है। और इसी अवसर पर, यानी कि इनको मतलब कि इनकी कंट्रीब्यूशन को याद करने के अवसर के तौर पर यह दिवस जो है वो मनाया जाता है, राइट, इंटरनेशनल लेबर डे। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखो। इंटरनेशनल लेबर डे तो नाम से समझ में आ रहा है कि लेबर्स के योगदान को याद करने के लिए यह दिवस है ना।
और आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि काम करती है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करने के ऊपर। अब ये इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड क्या है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, जैसे कि जो लेबर्स हैं वो कितने समय तक काम करेंगे, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या होगी, राइट, किस प्रकार से उन्हें ट्रीट करना है, उनके अधिकार क्या होंगे, तो ये सब स्टैंडर्ड्स, तो ऐसे स्टैंडर्ड जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो में फॉलो किए जाए, राइट, तो ऐसे स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है, ILO, राइट। ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स की, राइट। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहली बार लेबर डे की शुरुआत हुई थी, और ये शुरुआत कब हुई थी, तो 19वीं सेंचुरी में हुई थी, राइट। लेबर यूनियन मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला था, उसके बाद लेबर डे की शुरुआत हो गई। बट आपको बता दें यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के अंदर 1 मई को लेबर डे ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, बल्कि हर साल सितंबर महीने का जो पहला मंडे होता है उस दिन लेबर डे यूएसए और कनाडा ऑब्जर्व करती है। और आपको बता दें कि ये कब से होना शुरू हुआ, तो उसके पीछे की एक घटना थी, हे मार्केट घटना, जिसे हम लोग बोलते हैं हे मार्केट इवेंट। आप अगर रेगुलर स्टूडेंट होंगे, काफी समय से फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको तुरंत याद आ गया होगा हे मार्केट की घटना के बारे में हमने चर्चा किया था, डिस्कस किया था। तो शिकागो यूएसए के अंदर 1886 में हे मार्केट की एक घटना घटी थी। हुआ क्या था, तो आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वर्कर्स के अधिकारों का उल्लंघन होता था, इंडस्ट्रीज में उनको लंबे लंबे समय तक काम करना पड़ता था, उनकी वर्किंग कंडीशन भी काफी खराब थी, काफी खराब जगह पर रहकर उन्हें काम करना पड़ता था, खराब कंडीशन में काम करना रहता था, राइट। जैसे कि धूप में खड़ा है तो धूप में ही खड़े रह के काम करना होगा, राइट। कोई भी उनको सुविधा नहीं दी जाती थी, उनको वेजेस भी कम मिलते थे, यानी कि उनको मतलब इनकम भी कम मिलती थी, वेतन वगैरह भी कम मिलते थे उनको, और दूसरी बात चाइल्ड लेबर भी होता था। तो ये सब चीजें होती थी, राइट। तो इस चीज को देखते हुए वर्कर्स ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब हमें जो है वो इसका प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, अब बहुत हो गया, अब हमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो इन्होंने पीसफुल तरीके से रैली करना शुरू किया। ये सब लेबर्स एक जगह पर इकट्ठे हुए, हे मार्केट पर सभी लेबर्स इकट्ठे हुए, सभी लेबर्स ने नारे लगाना शुरू किए कि हमारी मांगे पूरी करें, ऐसा करें वैसा करें। तो वो वाली चीज थी। फिर उसी बीच पुलिस आ गई, और पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने फायरिंग कर दी। और पुलिस ने जब फायरिंग करी तो कुछ लेबर्स, कुछ वर्कर्स जो है वो मारे गए, और ये हे मार्केट मार्टियर्स, हे मार्केट शहीद कहलाए गए। फिर ये घटना जब न्यूज़पेपर पर आई, तब ट्रेड यूनियन ने और भी दूसरे वर्कर्स ने, राइट, तो इनको फिर सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि यार ये तो गलत बात हो गई, इस प्रकार से जो है वो करना नहीं चाहिए। फिर सोशलिस्ट ग्रुप हो गए, ट्रेड यूनियन हो गए, राइट, तो इन्होंने वर्कर्स को सपोर्ट करना शुरू किया। फिर कहा कि एक लेबर दिवस जो है वो मनाया जाएगा और लेबर के अधिकारों को ध्यान में रखा जाएगा, राइट। और लेबर्स को, क्योंकि लेबर जो है वो सोसाइटी के लिए इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारा भी जो है वो रिटर्न के तौर पर, और इस सरकार को भी लेबर्स के राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना ही चाहिए। तो ये इस प्रकार की चीज हो गई थी, ठीक है। तो शुरुआत हुई थी हे मार्केट इंसिडेंट से, राइट, इस लेबर डे की। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स में ये हे मार्केट इंसिडेंट और हे मार्केट की घटना घटी थी, जिसमें लेबर्स की मौत हो गई थी। शिकागो यूएसए के अंदर 1886 की ये घटना थी, ठीक है। उसके बाद से फिर लेबर डे शुरू हुआ। फिर उसके बाद यूरोप के अंदर हमें देखने को मिला 1890 का समय था। तो 1 मई 1890 को पहली बार डिक्लेयर किया गया मे डे, राइट, मई दिवस। फिर बाद में जाकर पहला इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा यूरोप के अंदर जुलाई 1889 में डिक्लेयर कर दिया गया लेबर डे, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यूरोप के अंदर देखने को मिली। फिर यूएसएसआर की बात हुई, तो सोवियत यूनियन और ईस्टर्न ब्लॉक नेशन ने शुरू किया लेबर डे को सेलिब्रेट करना रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बाद से। तो आपको पता होगा कि रशियन रेवोल्यूशन में वर्कर्स को भी शामिल कर लिया था, पीजेंट्स को भी, किसानों को, श्रमिकों को शामिल कर लिया था, राइट। इस मूवमेंट में उनको भी राष्ट्रीय आंदोलन का एक अभिन्न अंग जो है वो बना दिया गया था। हुआ यह था कि रशिया के अंदर ये आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म की, सोशलिज्म की चलती थी, और आप जानते हैं कि मार्क्सिस्ट जो है वो लेबर्स, वर्किंग क्लास के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे, राइट। तो फिर वर्कर्स को एक अटेंशन फिर मिलना शुरू हो गई थी, राइट, और इसलिए वर्कर्स भी अट्रैक्ट हुए। वर्कर्स ने भी फिर सोचा कि हमें जो है वो इस आंदोलन का हिस्सा बनना है, और हमें जो है वो ऑथोरिटेरियन रूल को जो है वो खत्म करना है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली थी, ठीक है। तो वो वाली चीज आपको आपने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ी होगी। तो रशिया के अंदर से भी लेबर्स की इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गई थी रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बाद, और फिर उन्होंने लेबर डे मनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया की, ठीक है। इंडिया, तो इंडिया के अंदर पहला लेबर डे 1923 में चेन्नई में सेलिब्रेट किया गया था,
और लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। इस दिवस पर कम्युनिस्ट लीडर थे जिनका नाम था मालयापुरम सिंघरवेलु चेट्टियार। इन्होंने सरकार से कहा था कि 1 मई को छुट्टी देनी चाहिए, राष्ट्रीय अवकाश करना चाहिए, नेशनल हॉलिडे देना चाहिए और इस दिन याद करना चाहिए वर्कर्स के एफर्ट्स को और उनके कार्यों को, राइट, और छुट्टी देनी चाहिए इस दिन को, और इस दिन को वर्कर्स के लिए रखना चाहिए, राइट। तो ये इन्होंने फिर घोषणा कर दी थी और इस दिन को हम लोग कामगार दिवस या कामगार दिन या अंतर क्षत्रिय श्रमिक दिवस के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, लेबर डे को। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या मेंशन्ड है लेबर्स के बारे में, तो वो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेफगार्ड जो है वो प्रोवाइड किया गया है, काफी सारे सुरक्षा उपाय जो है वो प्रदान किए गए हैं लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, श्रम अधिकारों की सुरक्षा के लिए। तो ये सेफगार्ड जो है वो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का जो हम लोग को देखने को मिलता है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं आर्टिकल 14 के बारे में, कि सभी लोगों को एक समान जो है वो ट्रीट किया जाएगा, राइट, कि कानून के सामने किसी भी व्यक्ति को मतलब सभी व्यक्ति को जो है वो एक समान व्यवहार करने की आज्ञा देता है आर्टिकल 14 की। सभी व्यक्ति को कानून के सामने जो है वो एक समान ट्रीट किया जाएगा, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो है, सभी लोग जो है वो एक समान ही है, राइट। तो इसकी बात करता है। तो यहां से इससे लेबर का क्या मतलब, तो लेबर का मतलब ये है कि लेबर के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, लेबर भी जो है वो मतलब एक समान ही ट्रीट किए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई आर्टिकल 14 के अंदर। तो इस प्रकार से लेबर्स के अधिकार को जो है वो प्रोटेक्ट किया आर्टिकल 14 ने। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1C जो है वो सिटीजन्स को जो है वो शक्ति प्रदान करता है कि या अधिकार प्रदान करता है कि सिटीजन जो है वो एसोसिएशन या यूनियन जो है वो बना सकते हैं, संघ या यूनियन बनाने का अधिकार जो है वो देता है ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1C। और आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हम लोग को देखने को मिलता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का वादा करता है। अब आर्टिकल 21 का लेबर से क्या लेना देना, तो जैसे कि इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर को पुअर वर्किंग कंडीशन में नहीं रखना है, लेबर को ऐसी वर्किंग कंडीशन में नहीं रखना है जैसे कि मशीनरीज वगैरह के बीच में और खराब मशीनरी वगैरह के बीच में जिससे कि उसकी जान जा सके, राइट, उसकी जान को खतरा हो, तो ऐसा नहीं करना है, राइट, उसको अच्छी कंडीशन में रखना है कि उसकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये वाली बात यहां पर बताई गई। देखो, और ये सब जो आर्टिकल हैं वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पे एसपी के आर्टिकल्स हैं, और स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स, हर एक आर्टिकल आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, रटा रहना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फोर्स लेबर जो है, बल श्रम जो है, उस पर प्रतिबंध कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद लगाता है, तो आर्टिकल 23 आपको रटा होना चाहिए कि आर्टिकल 23 के तहत फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया है कि कोई जो है वो किसी को बिना उसकी मर्जी के वर्क पर नहीं डाल सकता फोर्सफुली, राइट, कि सामने वाले व्यक्ति को काम नहीं करना है बट फिर भी उसको फोर्सफुली काम में इन्वॉल्व कर दिया और उसको कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं, इनकम नहीं दी जा रही है, राइट, और उसको काम करवाया जा रहा है, तो ये फोर्स लेबर होता है, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है कि 14 साल से कम की उम्र के बच्चे जो है वो काम नहीं करेंगे, राइट। ये भी प्रोवाइड कराता है कि जिससे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जो है वो बच्चों को जो है वो काम पर ना लगाए, क्योंकि चाइल्ड लेबर वगैरह जो होती है एक तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट को सस्ती पड़ती है, उनको एक मैन पावर मिल जाती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, बट बच्चों की जो पूरी लाइफ है वो खराब हो जाती है, कई बार तो जान का जोखिम भी होता है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये तो 14 ईयर्स की एज ध्यान में रखना, 14 साल, कई सारे लोग जो है उसको 18 साल या 16 साल कर देते हैं, राइट, बिल्कुल 18 साल या 16 साल नहीं है, 14 साल है, 14 साल ध्यान में रखना कि 14 साल से कम की उम्र, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पहले एक बार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, 14 साल से कम की उम्र के बच्चों के ऊपर प्रोहिबिशन है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कि प्रोटेक्ट किया हुआ है कि उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि सरकार फोकस करती है कि बच्चे जो है वो पढ़ाई करें, इसलिए सरकारी स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड कराती है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी बता रहा था आपको, तो वो ये है कि हर प्रकार के जॉब के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर प्रकार की एम्प्लॉयमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसी एम्प्लॉयमेंट जिसमें बच्चों की जान को खतरा है, जैसे कि माइंस वगैरह हो गई, ठीक है, बच्चों को माइंस में लगा दिया, या जैसे कि कंस्ट्रक्शन जो वो होती है, कंस्ट्रक्शन वाली साइट्स, वहां पर बच्चों को लगा दी, तो वहां पर क्या है, उनकी जान को खतरा है, वहां पर रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, तो ऐसी जगह पर अलाउड नहीं होता। बट हाँ, जैसे आपने देखा होगा कई बार ढाबे वगैरह में बच्चे जो है वो आते हैं, मतलब सर्व वगैरह करने के लिए आते हैं बच्चे वगैरह ढाबे वगैरह के अंदर, तो आप बोलते हो कि अरे यार देखो, ढाबे के अंदर बच्चे को लगा दिया, ये तो ढाबे का मालिक जो है वो गलत कर रहा है,
ये ढाबे का मालिक जो है वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है? जो एक्टिविटी जिसमें जान को जोखिम होता है, रिस्क होता है, ऐसी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। बाकी दूसरी एक्टिविटीज या दूसरी एम्प्लॉयमेंट में प्रोहिबिशन जो है वो नहीं लगा हुआ है, यानी कि बैन नहीं लगा है, राइट। दूसरी उसमें आप करवा सकते हो, राइट। बट फिर भी मतलब जैसे कि सिखाया जाता है, जब भी कोई देखते हैं तो वो पहले तो यही बोलते हैं कि स्कूल के बाद जो है, यानी कि अपनी एजुकेशन लेने के बाद ही बच्चा अगर अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहता है तो वो कर सकता है, राइट। उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, काफी सारे लोग, मैं वही बताने जा रहा था कि काफी सारे लोग सोचते हैं कि मतलब अगर बात हो रही है यहाँ पर प्रोहिबिशन की एम्प्लॉयमेंट पर, तो वो प्रोहिबिशन जो है उस पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोहिबिशन है ये ऐसी एक्टिविटी पे लगाए जिस एक्टिविटी पर बच्चों की जान जा सकती है, राइट। ये सब चीजें पता है पर्सनालिटी टेस्ट में ही पूछी जाती है और इसके बारे में आपको क्लियरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं तो फिर कई बार जैसे जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं और ये आर्टिकल पढ़ के गए होते हैं तो उनको लगता है कि देखते हैं ढाबे वगैरह, तो उनको लगता है देखो उल्लंघन हो रहा है अपने फंडामेंटल राइट का। ऐसा नहीं है ना, जब ढाबे वगैरह में देखते हैं तो। बट हाँ, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट में देखोगे, माइंस में देखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उल्लंघन हो रहा है, या ऐसी कोई एक्टिविटी में एम्प्लॉयमेंट सॉरी, पता नहीं यार, खांसी दोबारा से शुरू हो गई है। अभी तो फिर भी मैं आइसोलेशन पे ही हूँ, राइट, क्वारंटीन ही हूँ, क्योंकि पॉजिटिव आने के बाद कुछ 4-5 दिन तक खांसी हुई थी, बट अभी फिर से होना शुरू हो गई, पता नहीं क्यों। अब मे भी शायद ऐसी होगी, अब ऐसी तो नहीं है वो खांसी, तो कोविड वाली है, वो अलग ही टाइप की रहती है बिल्कुल, अंदर से अजीब ही लगता है उसमें तो मतलब पेन भी होता है हल्का सा चेस्ट में। चलो एनीवेज, अभी फिर से हो रही है, करता हूँ काढ़ा वाड़ा फिर से। काढ़ा तो वैसे तो ले ही रहा हूँ, बट देखता हूँ कुछ और दवाई वगैरह की पूछूंगा। चलो, ये वाली चीज समझ में आ गया ना आपको पूरी बात। अब आर्टिकल 39 की बात करते हैं, अनुच्छेद 39A। तो व्हाट इट प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल सिक्योर टू इट्स सिटीजन इक्वल राइट्स टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, कि स्टेट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि सभी को जो है वो अच्छा जीवन जीने के लिए, राइट, अपनी आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधन जो है वो सभी को मिल सके। मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि गरीबों के लिए सरकार क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। जैसे आपको पता होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार जो है वो फेयर प्राइस शॉप, जिसको हम लोग राशन शॉप कहते हैं, तो राशन शॉप के तहत 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए पर केजी के हिसाब से उनको ग्रेन्स ऑफर करती है, राइट, गरीबों को, राइट, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था कर देती है, राइट। तो ये सब भी, ये अब इसमें लेबर्स की क्या कनेक्टिविटी, तो ऑब्वियस ही बात है कि लेबर्स की वेजेस वगैरह कम होती है, तो उस पर सरकार जो है वो मतलब कि उनको पर्याप्त जो है वो लाइवलीहुड जीने के लिए पर्याप्त व्यवस्था उनकी हो सके तो वो करती है। और वेरियस हम लोग को कानून देखने को मिलते हैं जो सरकार बनाती है स्पेशली लेबर्स के लिए, कि लेबर्स जहां पर भी जॉब कर रहे हो या फिर जो भी उनके एम्प्लॉयर हो, तो वो उनकी देखभाल करके रखें, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, सोशल सिक्योरिटी उन्हें मिले, राइट। तो ये सब चीजें सरकार करती है और इसके बारे में आर्टिकल 39 में मेंशन्ड है, 39A में। फिर बात होती है आर्टिकल 41 की, तो इट प्रोवाइड्स दैट विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, मतलब सरकार की इकोनॉमिक कैपेसिटी के लिमिट में रहकर स्टेट को राइट टू वर्क और एजुकेशन जो है वो सिक्योर करना चाहिए। इसलिए तो सरकार भी क्या करती है, राइट टू वर्क के लिए सरकार ने मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये शुरू किया हुआ है कि मतलब गारंटी जॉब जो है वो मिल सके लोगों को, राइट। रूरल एरियाज के जो लोग हैं, 100 डेज की जॉब की यहाँ पर बात की जाती है। वैसे भी कुछ समय पहले इसको 150 डेज में बढ़ाने की बात की गई है ऑलरेडी, राइट, बट 100 डेज की गारंटी जॉब जो है तो मिलती है मनरेगा के तहत, राइट। तो ये क्या है, ये राइट टू वर्क को सिक्योर करने के लिए सरकार काम कर रही है। इसके अलावा एजुकेशन के लिए सरकार ने सरकारी स्कूल खोल के रखे हुए हैं, वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, वेरियस स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराती है बच्चों के लिए, राइट, कि बच्चे हायर एजुकेशन भी अचीव कर सके, ना सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये सब अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए प्रॉपर। आर्टिकल 42 की हम लोग बात करें तो ये इंस्ट्रक्ट करती है स्टेट को, देखो आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट भी हो ही रहा है इसी के अंडर आपका। तो आर्टिकल 42 भी क्या है, it instructs the state to make provision for securing just and human condition of work and maternity relief। तो आर्टिकल 42 के अंदर मतलब स्टेट को, गवर्नमेंट को जो है वो आदेश दिए जाते हैं, गवर्नमेंट कुछ ऐसे कानून बनाए, ऐसे प्रोविजन बनाए जिसमें कि जो वर्किंग कंडीशन जो है वो सेफ रहे वर्कर्स के लिए और उनको मैटरनिटी रिलीफ भी मिले। जैसे कि कोई महिला अगर जॉब कर रही है तो उसकी प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो उसे पेड लीव जो है वो मिले, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 43 ये ऑर्डर करता है स्टेट को कि स्टेट जो है वो लिविंग वेज सिक्योर करे, डिसेंट कंडीशन ऑफ वर्क रखे, यानी कि उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी सभी वर्कर्स को मिलनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार जो है वो कानून वगैरह बनाए या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस प्रकार से करे कि जिससे कि अच्छी सुविधा जो है वो वर्कर्स को मिल सके। फिर आर्टिकल 43A क्या प्रोवाइड कराता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज थ्रू लेजिस्लेशन।
कि वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि कभी भी अगर कोई सरकार कोई कानून बना रही है जो लेबर से रिलेटेड या लेबर लॉस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें लेबर की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल हो, राइट, जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सके, राइट, इंडस्ट्रीज को मैनेज करने के ऊपर, जो भी वर्कर्स इंडस्ट्रीज के अंदर है उनको मैनेज करने के ऊपर, तो पार्टिसिपेशन भी वर्कर्स का हम लोग को देखने को मिल सके लेजिस्लेशन के अंदर। फिर इसके अलावा लीगल प्रोविजन क्या है, तो पार्लियामेंट ने 3 लेबर कोड्स को पास किया है अभी हाल ही में, राइट, और मोर देन 50 करोड़ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनको इसका फायदा मिल रहा है, जो ये इस पर्टिकुलर लेबर कोड में कवर्ड है। तो ये 3 बिल्स कौन से हैं, तो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का, इसको भी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्तों पर कोड 2020 या संहिता, राइट, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, औद्योगिक संबंध संहिता, राइट, 2020। तो ये 3 जो है वो लेबर कोड्स हम लोग को देखने को मिले जो सरकार लेकर आई है, राइट, जिसमें कि लेबर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो ये लीगल प्रोविजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी चीज हमने जानी, तो काफी डिटेल में ये वाला टॉपिक कवर किया है, राइट, हर एक चीज इससे रिलेटेड आपको अब पता लग गई होगी। गाइस आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और अपन बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते किसी टॉपिक को, और करते भी नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा पानी वानी ले लो, ब्रेकफास्ट वगैरह अगर मॉर्निंग में देख रहे हो तो ब्रेकफास्ट कर लो, या आसपास कुछ खाने पीने का सामान रखो। मेरे ख्याल से शायद थोड़ा लंबा खींचेगा नॉर्मल डे से आज का लेक्चर। तो देखो पहले तो अभी तो मैं एक टॉपिक जो आपको समझाने वाला हूँ वो किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के रिलेशनशिप को समझाने वाला हूँ। अभी एक इशू हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में, बॉर्डर पर इशू हुआ है, तो इसको लेकर ये टॉपिक है, राइट। बट कुछ रिलेशंस हम लोग जानेंगे, तजिकिस्तान के बारे में जानेंगे, किर्गिस्तान के बारे में जानेंगे, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, राइट। इंडिया और इन दोनों कंट्रीज के बीच में इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो लोकेशन, तो इंडिया के बगल में हम लोग को पाकिस्तान देखने को मिलती है, फिर उसके ऊपर अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान के ऊपर आप देखेंगे तो आपको तजिकिस्तान दिखाई देगी, तजिकिस्तान के ऊपर आप देखेंगे तो आपको किर्गिस्तान दिखाई देगी। चाइना के साथ ये दोनों कंट्री अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। फिर तजिकिस्तान जो है आप देख सकते हैं, और इवन किर्गिस्तान भी उज्बेकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है। फिर किर्गिस्तान कजाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, राइट। उज्बेकिस्तान के बगल में आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान है, फिर ईरान है। तो ये सब कंट्री के बारे में थोड़ी सी आपको आइडिया होना चाहिए, इसकी लोकेशन वगैरह के बारे में, ठीक है। तो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों कंट्रीज की बॉर्डर पर टेंशन हम लोग को देखने को मिली, यानी कि बॉर्डर पर इशू हम लोग को देखने को मिला। तो अभी रिसेंटली सीज फायर हुआ है, संघर्ष विराम जो है वो दोनों देशों के बीच में हुआ है। अभी एक दिन की गहन लड़ाई के बाद ये हुआ है, एक दिन की लड़ाई दोनों कंट्री के बीच में हम लोग को देखने को मिली थी। बॉर्डर पर सीज फायर अभी एट प्रेजेंट हुआ है किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में, राइट। एक दिन की इंटेंस फाइट हुई दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें लगभग 40 लोगों की मौत हुई और 175 लोग इसमें घायल हुए, और उसके बाद अभी युद्ध विराम दोनों कंट्रीज के बीच में हो गया है। किर्गिस्तान और तजिकिस्तान जो है ये सेंट्रल एशियन रीजन की कंट्री हैं, और इनके आसपास इस क्षेत्र में जो दूसरी कंट्री है जो मैंने अभी आपको दिखाया वो है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको समझाता हूं। तो दोनों कंट्रीज जो है वो एक एरिया के ऊपर क्लेम करती हैं, स्पेशली एक एरिया कोकताश का हम लोग को देखने को मिलता है। वहां पर वाटर सप्लाई फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां से यानी कि वहां पर पानी की काफी अच्छी व्यवस्था है, राइट। तो उस एरिया पर दोनों कंट्री जो है वो क्लेम करती हैं कि तजिकिस्तान और जो किर्गिस्तान है ये दोनों ही बोलती है कि ये क्षेत्र जो है वो बीच का बॉर्डर एरिया पर वो उनका है। तो ये बेसिकली एरिया को लेकर क्लेम करती है। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हम लोग को कश्मीर का एक एरिया जो है वो देखने को मिलता है, नदर्न एरिया, जो कि डिस्प्यूटेड है। वैसे ही इनका एक एरिया जो है वो कोकताश का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और काफी लंबे समय से ये डिस्प्यूट चल रहा है। जब दोनों ही कंट्री सोवियत यूनियन का पार्ट थी तो उस समय पे भी ये डिस्प्यूट चलता था। आपको पता होगा कि यूएसएसआर सोवियत यूनियन 1990s के समय पर खत्म हुई, इवन लेट 1980s पर ही खत्म होना शुरू हो गई थी, राइट। डिसइंटीग्रेशन उसका हम लोग को देखने को मिला था। तो उतना मतलब उससे भी पहले से इन दोनों कंट्रीज के बीच में इस एरिया को लेकर डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिलता है। और आपको बता दें 1991 में प्रॉपर डिसइंटीग्रेशन हम लोग को या प्रॉपर कोलैप्स हम लोग को सोवियत यूनियन का देखने को मिला था, राइट। यानी कि टोटली डिसइंटीग्रेट हो गई थी, बट इसका पतन जो है वो लेट 1980s से शुरू हो चुका था। तो उसमें क्या हुआ कि सोवियत रिपब्लिक्स ने जो है वो लाइंस डिवाइड करी, मैप बनाया कि कौन सी कंट्री के पास जो है वो कौन सा क्षेत्र जाएगा। तो फिर तब से फिर ये इशू जो है वो होना शुरू हो गया, राइट। तो एक्चुअल जो इशू, मेन जो इशू होना शुरू हुआ वो 1991 से होना शुरू हुआ।
राइट, कि जब बाउंड्री वगैरह जब डिसाइड की जा रही थी कि कौन सी बाउंड्री जो है वो किसके कंट्रोल में आएगी, जैसे कि तजिकिस्तान और किर्गिस्तान की जो हम लोग को देखने को मिली थी, और ओवर 1/3 जो एरिया है 1000 किलोमीटर की लेंथ का, वो डिस्प्यूटेड हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, और इस क्षेत्र पर किसी को जाने की वो नहीं है, सुविधा प्राप्त नहीं है, यानी कि कोई भी जा नहीं सकता, रेस्ट्रिक्टेड है एक्सेस इस लैंड पर। पानी पर भी इवन जो कम्युनिटीज यहाँ पर रहती है तो उनको पानी भी यहाँ से नहीं मिल पाता, पानी का सप्लाई भी अलाउड नहीं है। राइट, और काफी समय से यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति बताई जाती है, यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैश होता ही रहता है। ठीक है, इसको लेकर इंटरनेशनल रिस्पांस आज की डेट में क्या है, तो रशिया और यूरोपियन यूनियन जो है इन्होंने सीज फायर डील को वेलकम किया है। मतलब अभी जो युद्ध विराम हुआ है, यानी कि दोनों कंट्री ने डिसाइड किया कि अब ये युद्ध नहीं करेंगे इस एरिया को लेकर, तो इस पर रशिया और यूरोपियन यूनियन काफी खुश है कि चलो फाइनली अब दोनों कंट्रीज के बीच में इशू जो है वो रुका है। राइट, और फोकस कर रहे हैं कि अब पीसफुल सोल्यूशन जो है वो इसका लाया जाए कि दोनों कंट्रीज आपस में ना लड़े। तो ये था मेनली मुद्दे वाली बात। अब देखिए इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली बात तो आज की करंट सिनेरियो की करें तो आपको पता है कि इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रही है। राइट, हमारे यहाँ मेक इन इंडिया प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर मोटी मोटी बात कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें, बनाएं। और प्रोडक्ट्स को बनाने का पर्पस क्या है, हमारी एक तो बेसिक नीड्स को फुलफिल करना ही है, हमें इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को हमें रोकना है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर ही हमें प्रोडक्ट बनाना है, और उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी अगर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो ये तो हमारी खुद की चीज है जिसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, बट जब प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारी ही सिर्फ नीड्स को फुलफिल करने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी कर रहे हैं। राइट, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इनकम हमारी जनरेट हो। राइट, और अगर प्रोडक्ट हमें बाहर भेजना है दूसरी कंट्रीज में तो हमें एक मार्केट भी चाहिए। राइट, तो हमारे लिए सेंट्रल एशिया एक मार्केट के तौर पर है आज की डेट में। राइट, कि जिसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके हम लोग अपने प्रोडक्ट्स वहां पर भेज सकें। राइट, तो ये एक मेन पॉइंट है इंडिया के इंटरेस्ट का सेंट्रल एशिया पर। राइट, इसके अलावा सिक्योरिटी, एनर्जी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के बारे में तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये सब इसके इंटरेस्ट इंडिया के हम लोग को देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र पर। और बाकी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी सेंट्रल एशिया में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के पीसफुल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि उस क्षेत्र पर सिक्योरिटी बरकरार है। अगर वहां पर कुछ टेंशन चलेगी, जैसे इस प्रकार समझो आप कि सेंट्रल एशिया में कंट्रीज के बीच में अगर विवाद होता रहेगा, इशू होता रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सामान वगैरह वहां पर पहुंचने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां का जो रूट होगा वो विवादित होगा। बार बार कंट्रीज जो है वो इंटरनेशनल रूट को जो है वो हैम्पर करेंगी। क्योंकि देखो, कभी भी कोई दो कंट्री जब आपस में भिड़ती हैं, लड़ती हैं, तो वो सबसे पहले क्या करती है, जैसे कि इस पर आप यूएसए के एग्जांपल को समझने के लिए, जैसे कि यूएसए ने क्या किया है, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ किसी भी प्रकार की डील ना करे। किया ना यूएसए ने, क्यों किया, कि ईरान अगर दूसरी कंट्री से डील करेगा तो ईरान को फायदा होगा, ईरान की कमाई होगी। तो वैसे ही अगर दो कंट्रीज के बीच में या इस एरिया पर अगर इशू होंगे तो कोई ना कोई कंट्री जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो रोक देगी, और फिर टेंशंस में ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड जो है वो हो भी नहीं पाता या फिर स्लो हो जाता है काफी। तो ये हमारे लिए ही एक दिक्कत वाली बात है। राइट, और हम लोग आज की डेट में हमारा मेन फोकस ट्रेड का ही है कि हमें एक मार्केट चाहिए, बिल्कुल सटीक फोकस। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बिल्कुल क्लियरिटी होना जरूरी है, पॉइंट टू पॉइंट चीज आपको पता होना जरूरी है। राइट, कि क्यों हम लोग मेनली सेंट्रल एशिया पर टारगेट कर रहे हैं और दूसरे एरियाज के साथ या दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं। बिकॉज आज की डेट में हमारा जो प्लान है वो आत्मनिर्भर भारत का है, और हमारे पास एक बड़ा चैलेंज जो है वो है चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो है वो आपको पता है कि कॉरिडोर्स वगैरह क्रिएट कर रहा है। राइट, रूट जो है वो क्रिएट कर रहा है कंट्रीज के बीच में, 3 कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। उसका पर्पस ही है कि वो एक बड़ा मार्केट चाह रहा है। राइट, इस क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करेगा। तो उसके लिए हमें दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बनाना जरूरी है, और स्पेशली हमारी पास की कंट्रीज, जैसे कि ये सब ऊपर वाली कंट्री हमारे नॉर्थ की, ये हमारे नजदीकी कंट्रीज है, तो इनके साथ तो रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना तो बहुत जरूरी ही है। राइट, तो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग और इस प्रकार की अप्रोच सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और आगे की बात करें, सेंट्रल एशिया एक लैंड ब्रिज के तौर पर काम करता है, जो मैंने आपको बताया। अगर हम लोग को जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे रिलेशन सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ अगर अच्छे नहीं हुए, सपोज करो, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हुए, और तो फिर हम लोग जैसे आज की डेट में पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो इसको लेकर हम लोग पाकिस्तान से कोई रूट जो है वो नहीं क्रिएट कर सकते। राइट, या पाकिस्तान भी अलाउ नहीं करेगा, या फिर हमें मांगेंगे, मतलब उससे अगर हम लोग डील भी करेंगे, रूट की बात भी करेंगे, तो भी वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अभी हुआ क्या,
हम लोगों ने ईरान के अंदर एक पोर्ट क्यों बनाया, छाबर पोर्ट हम लोगों ने ईरान के अंदर क्यों बनाया? बिकॉज हमें पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरना है, पाकिस्तान से रूट जो है वो नहीं निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि उसके लिए पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। हमें उससे बात नहीं करनी, कि पाकिस्तान और हमारे रिलेशनशिप इतने खराब हो चुके हैं कि फिर जो है वो इतनी कड़वाहट हो गई कि हमें उससे बात भी नहीं करनी इस मैटर में। और अगर हम बात करेंगे, वो अगर राजी भी हो जाते हैं और कल को फिर कुछ इशू हो तो वो हमारे रूट को बंद कर देगा, हमारे ट्रेड को बंद कर देगा, जो कि पहले भी कई बार हो चुका है। तो उसकी हरकत से हम लोग जो है वो जानते हैं, हम लोग को पता है उसकी हरकत के बारे में, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने उसके साथ डील करना सही नहीं समझा। वैसे ही जैसे कि अगर हमें यूरोप के साथ अगर डील करनी है, तो आप अगर मैप को गौर से देखेंगे, और मैंने अभी आपको मैप भी दिखाया, तो सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ हमें बना के चलनी होगी अगर हमें यूरोप पे भी अगर डील करनी है, यूरोप तक भी अगर सामान पहुंचाना है। क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ अगर रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो वो हमारे सामान को जाने नहीं देगी, बाईपास नहीं होने देगी, बोलेगी नहीं आप जो है वो यहां से सामान नहीं ले आ सकते। और इकलौता ही रूट है यूरोप तक पहुंचने के लिए, सेंट्रल एशिया से होकर ही गुजरना पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीजें होती हैं जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये सेंट्रल एशिया जो होता है वो एक लैंड ब्रिज के तौर पर काम करता है एशिया और यूरोप के बीच में, राइट, जो कि जियोपॉलिटिकली एक्सियल के तौर पर काम करता है इंडिया के लिए, राइट। मतलब कि इंडिया को अगर यूरोप तक पहुंचना है तो सेंट्रल एशिया से होकर गुजरना पड़ेगा लैंड रूट के थ्रू, राइट। तो ये वाली बात है। और दोनों ही इंडिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो ये कंट्रीज हैं, ये कुछ कॉमन चीज भी आपस में शेयर करती हैं, राइट। जैसे कि पूरे दुनिया भर के जो मुद्दे होते हैं, तो ये भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर एक दूसरे का भी सपोर्ट करते हुए हम लोग को कई बार नजर आए हैं, राइट। तो ये रीजन की स्टेबिलिटी को क्रिएट करने में एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल जो है, क्रूशियल रोल जो है वो क्रिएट करता है। क्योंकि इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में रिलेशन इतने अच्छे हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी इस एरिया की शांति को लेकर दोनों ही एक तरफा बात करते हैं, यानी कि एक जैसी बात करते हैं। फिर इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो मैंने आपको बताया कि ये जो क्षेत्र है ये नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है, जैसे कि पेट्रोलियम, मैंने आपको बताया ना, एनर्जी की सिक्योरिटी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एनर्जी की इंडिया जो है, इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया का क्षेत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है एनर्जी के मामले में भी, क्योंकि यहां पर जो कंट्रीज हैं उनके पास पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, एंटीमनी हम लोग को देखने को मिलती है, एल्यूमिनियम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, गोल्ड है, सिल्वर है, कोल है, यूरेनियम है, राइट, जिसे इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यूटिलाइज हो सकती हैं, राइट। इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट यहां से फुलफिल हो सकती हैं, राइट। तो ये भी एक एरिया जो है वो, इसलिए हम लोग उससे रिलेशनशिप बना के चलते हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है ये एरिया। और सेंट्रल एशिया जो है वो, यहाँ पर बहुत सारा ऐसा एरिया है जो बंजर पड़ा है, राइट, जिसको किसी भी प्रकार से प्रोडक्टिविटी के उपयोग में नहीं लिया जा रहा, राइट। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि अगर हम लोग वहां पर अगर दाल का कल्टीवेशन करेंगे, पल्सेस का कल्टीवेशन करेंगे, तो प्रोडक्शन पल्सेस का बढ़ा सकेंगे, राइट। तो वो एक हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखते हैं कि आने वाले समय में डील करके सेंट्रल एशिया के कुछ ऐसी ऐसी जमीनें जो बंजर पड़ी है जिसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, तो उस पर काम करें, है ना। तो ये वाली चीज है। और सेंट्रल एशियन का जो ये क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, ये ग्लोबल मार्केट से लिंक होता जा रहा है प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए, रॉ मटेरियल के और सर्विसेज के लिए, क्योंकि यूरोप में जाना है तो उसी क्षेत्र से होकर गुजरना है, राइट। और ईस्ट वेस्ट ट्रांस यूरोशियन ट्रांजिट इकोनॉमिक कॉरिडोर से इंटीग्रेट होने पर काम चल ही रहा है कि इसके साथ मिलकर जो है वो एक रूट जो है ये क्रिएट कर लिया जाए, जिससे कि प्रॉपरली अगर यूरोप तक पहुंचना है, एशिया के क्षेत्र तक पहुंचना है, साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचना है, तो ये क्षेत्र जो है वो मिडिल वाला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा सेंट्रल एशियन रीजन पर इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इंडिया काम कर रही है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उसको अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में उसका विस्तार किया जाए, उसको एक्सपेंड किया जाए, राइट। तो इस पर काम कर रही है। और यूरोशियन मार्केट के एक्सेस के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेटवे के तौर पर काम करता है। जैसा मैंने आपको बताया अगर यूरोप की तरफ अगर हमें बढ़ना है, यूरोप का एक मार्केट अगर कैप्चर करना है, तो उसके लिए, या फिर अगर एशिया की भी अगर हम लोग बात करें, जैसे यूरोप से अगर प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पर, तो साउथ ईस्ट एशिया तक प्रोडक्ट पहुंचाना है या सेंट्रल एशिया पे प्रोडक्ट लेकर जाना है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये काफी इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इसका बेहतर तरीके से उपयोग करना है। इसमें सेंट्रल एशियन कंट्री जो है वो वेरियस प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें इस जगह का, और वो जब होगा, जब प्रोजेक्ट्स होंगे, तो उसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज के डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो उसमें इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में भी रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होगा, बनेगा। और इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में क्या डायलॉग्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इंडिया ने प्रपोजल रखा है इंडिया सेंट्रल एशिया डेवलपमेंट ग्रुप का। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपको पता होगा, जैसे ब्रिक्स है, ठीक है, जैसे हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर बात करें हम लोग इसकी आसियान की, राइट, आसियान है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO है। तो ये सब जो
ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रकार के हम लोग को रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, तो वैसे ही एक सेंट्रल एशियन कंट्री के लिए और या सेंट्रल एशियन रीजन के लिए और इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए इंडिया और सेंट्रल एशिया एक डेवलपमेंट ग्रुप क्रिएट करने पर काम करेगी, राइट। तो इंडिया ने ये प्रपोजल रखा कि ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें इंडिया जो है वो पार्टनरशिप करे सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ और इस क्षेत्र पर डेवलपमेंट करे, राइट। इस क्षेत्र पर डेवलपमेंटल पार्टनरशिप जो है वो आगे बढ़ाए इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। और ये ग्रुप जो है वो इंडिया की भी मदद करेगा कि इंडिया के जो मतलब फुटप्रिंट्स हैं रिसोर्स रिच रीजन में, क्योंकि आपको पता है कि इस क्षेत्र में काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी, तो इस पर जब इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि जब इंडिया अगर इंटरेस्ट लेगी वहां पर अगर काम करेगी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर, तो उस क्षेत्र के नेचुरल रिसोर्स का भी एक्सेस इंडिया को मिल सकेगा, राइट। और चाइना का जो मैसिव इनरोड प्रोजेक्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जिसके थ्रू चाइना यहाँ पर जो है वो काम कर रही है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, राइट। तो उसको भी हमें काउंटर करना है और साथ ही साथ टेरर को इफेक्टिवली फाइट कर रहे हैं, टेरर के साथ, राइट, टेररिज्म के साथ, आतंक से लड़ने के लिए, राइट। और इंक्लूडिंग अफगानिस्तान के अंदर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो उससे लड़ने के लिए भी हमें काम करना है। तो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कुछ इस प्रकार से होगा, अगर ये ग्रुप बनेगा तो ये वेरियस चीजों पर काम कर सकेगा, राइट, वेरियस चीजों पर बातचीत हो सकेगी, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में डायलॉग हम लोग को प्रॉपर देखने को मिल सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में किस प्रकार के रिलेशन है, तो पहले तो पॉलिटिकल रिलेशन कैसे होते हैं, तो हम लोग के बायलेटरल टाइज काफी स्ट्रांग है, दोनों कंट्रीज के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, राइट, किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में 1991 से। और इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है, यानी कि बहुत सारी कंट्री में से मतलब शुरुआती तौर पर ये पहली ऐसी कंट्री जिसने 1992 में डिप्लोमेटिक अलायंस जो है वो किर्गिस्तान के साथ क्रिएट किया है, एस्टैब्लिश किया है। और कल्चरल और इकोनॉमिक की बात करें तो 1992 से ही दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हैं, कल्चर को लेकर, ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर, सिविल एविएशन को लेकर, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन को लेकर, डबल टैक्सेशन के अवॉइडेंस को लेकर, कंस्यूलर कन्वेंशन को लेकर और भी काफ़ी सारे तमाम दोनों के कंट्रीज के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और डिफेंस की अगर हम लोग बात करें, मिलिट्री की, तो 2011 में ज्वाइंट खंजर सीरीज जो है वो शुरू हुई है। ये वाली एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में शुरू हुई है, तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कि खंजर सीरीज जो है वो किसके बीच में होती है या खंजर एक्सरसाइज किस कंट्रीज के बीच में होती है, तो इंडिया और किर्गिस्तान, ध्यान में रखिएगा। और इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए किर्गिस्तान, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो मेडिसिन की फील्ड के, यानी कि डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, किर्गिस्तान में। मेरे भी एक रिलेटिव है जो किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे हैं। लगभग 9,000 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं, मेडिसिन की स्टडी कंडक्ट ले रहे हैं, और काफ़ी सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन में किर्गिस्तान के, राइट। और काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं जो किर्गिस्तान में रह रहे हैं, जो इंडियन है, राइट, जो कि ट्रेड और दूसरी सर्विसेज एक्टिविटीज़ में अवेलेबल हैं। तो करीब 9,000 इंडियन स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे इंडियंस किर्गिस्तान में रहते हैं, राइट। तो ये भी डायस्पोरा के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। अब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से किर्गिस्तान, यानी कि रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से किर्गिस्तान कैसा है, तो किर्गिस्तान की जो लीडरशिप जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है इंडिया के लिए। अगर कश्मीर की बात करें हम लोग, जैसे कि इंडिया का स्टैंड जो कश्मीर के ऊपर है कि कश्मीर हमारा है, तो उस पर किर्गिस्तान हमारा सपोर्ट करती है। कितनी बढ़िया बात है ये। इसके अलावा इंडिया के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर भी इंडिया का सपोर्ट जो है वो किर्गिस्तान करती है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूएनएससी में, राइट। तो ये वाली बात हुई कुछ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए इंडिया और किर्गिस्तान के बारे में। अब इंडिया और तजाकिस्तान के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले पॉलिटिकल, रणनीतिक, तो इंडिया और तजाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बेस पर 2012 में शुरू हुए, राइट, रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप। तजाकिस्तान इंडिया को सपोर्ट करती है और इसने किया भी पहले, जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर इंडिया नहीं थी, आपको पता होगा 2017 में इंडिया और पाकिस्तान एससीओ की मेंबर बन गई, राइट। तो इसने सपोर्ट किया था तजाकिस्तान ने, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी परमानेंट मेंबरशिप को लेकर तजाकिस्तान इंडिया का सपोर्ट करती है। और इंडिया ने भी तजाकिस्तान का सपोर्ट किया कि तजाकिस्तान ने जब 2013 में कहा कि उसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना है, तो इंडिया ने उसका सपोर्ट किया कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सके तजाकिस्तान। कल्चरल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम लोग बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो है वो उतने एक्सपेक्टेड नहीं है, यानी कि जितने की होने चाहिए थे, राइट। बट ट्रांजिट टाइम, मतलब ज़्यादा ट्रांजिट टाइम, यानी कि सामान को पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। तो ये वाला एक इशू है। और साथ ही साथ हम लोग को देखने को मिलता है कि एक्सेसिबिलिटी ट्रेड रूट्स की वो भी लैक कर जा रही है, तो ये एक बड़ा इशू है, राइट। तो इसलिए जो ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज के बीच है वो उतने जो है वो अच्छे नहीं है, राइट, यानी कि उतने सेटिस्फाइंग नहीं हम लोग को देखने को मिलता है।
इतने लिमिटेशन के बाद भी ट्रेड फूड प्रोसेसिंग में, माइनिंग में, फार्मास्यूटिकल में, टेक्सटाइल्स में, स्किल डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी में, कल्चर और टूरिज्म में दोनों कंट्रीज के बीच में कंटिन्यू है। यानी कि वहां पर इतने मतलब जब भी कोई सामान पहुंचाना होता है तो उस पहुंचाने में बहुत टाइम लगता है, राइट, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी की वहां पर कमी है और कई बार चेक पोस्ट पे भी हमारी ट्रकों को रोक दिया जाता है, या वहां से भी कोई अगर सामान आता है तो फिर एक्सेसिबिलिटी पुअर होने के कारण बड़ी दिक्कतें आती है, यानी कि वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो ये एक इशू, बट फिर भी काफी सारी चीजों में हम लोग तजाकिस्तान के साथ ट्रेड करते हैं। इसके अलावा इंडिया कैसी सहायता करती है, तो इंडिया ने 2001 और 2 में काफी सारे फूड असिस्टेंस यानी कि खाने की जो चीज है, राइट, वो प्रोवाइड कराई थी तजाकिस्तान को, राइट, क्योंकि वहां पर क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा था। हार्श विंटर जब वहां पर पड़ी थी जनवरी और फरवरी 2008 में, तब भी हम लोगों ने बहुत सारी उनकी हेल्प करी थी। इंडिया ने $2 मिलियन का ग्रांट जो है वो तजाकिस्तान को प्रोवाइड किया था, जिसमें से $1 मिलियन कैश असिस्टेंस प्रोवाइड किया था और $1 मिलियन काइंड के तौर पर, जैसे कि वहां पर हम लोगों ने पावर केबल्स की व्यवस्था करवा दी, जनरेटर्स की व्यवस्था करवा दी, पंप सेट्स की व्यवस्था करवा दी। इंडिया ने 2 मिलियन डोज ओरल पोलियो वैक्सीन के प्रोवाइड किए तजाकिस्तान को, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के थ्रू, UNICEF के थ्रू, राइट, नवंबर 2010 में। तो ये सब हम लोगों ने सहायता करी, तजाकिस्तान की हेल्प करी। मार्च 2018 में इंडिया ने गिफ्ट किया 10 रशियन मेड एम्बुलेंस को, राइट, तजाकिस्तान के वेरियस क्षेत्र के लिए, राइट, कि वहां पर एम्बुलेंस, क्योंकि थोड़ा सा वहां पर स्थिति जो है वो थोड़ी अनस्टेबल है, तो इसलिए हम लोगों ने उनको एम्बुलेंस वगैरह भी प्रोवाइड कराई, राइट। और मीडिया कवरेज भी बहुत ज्यादा इसमें आया, यानी कि सबके सामने ये वाली बात आई, इंटरनेशनल मीडिया में ये बहुत जो है वो कैप्चर हुई, ये वाली चीज है, राइट। और इसके अलावा इंडिया के डायस्पोरा की बात करें तो काफी सारे इंडियंस वहां पर रह रहे हैं, बट उतने नहीं जितने कि किर्गिस्तान में रहते हैं, जैसे 9,000 के आसपास तो स्टूडेंट्स ही रहते हैं वहां पर, बट यहाँ पर लगभग 1550, जिसमें से 1250 तो स्टूडेंट ही हैं। तो ठीक ठाक मतलब है, 1000-1500 लोग हमारे वहां पर मौजूद है। अब देखो कंट्री के हिसाब से भी होता है, कंट्री की जितनी जो एरिया है उस हिसाब से भी इतनी पॉपुलेशन ठीक है, राइट। बट हमारे रिलेशन, मतलब आप कह सकते हो कि हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किर्गिस्तान के साथ है, बट उतने स्ट्रॉन्ग तजाकिस्तान के साथ नहीं। बट हम लोग इस प्रकार से डिफरेंशिएट भी नहीं करते हैं, ठीक है, कि किसके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, किसके साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं। तो ऐसा क्या मेंस में भी आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि जब आप डिप्लोमेट, जैसे खुद सोचो ना, आप जब डिप्लोमेट बनोगे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर बोलोगे कि हमारे इनके साथ ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप है, इनके साथ अच्छे नहीं है, तो फिर वो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ाएगी, राइट। तो वैसा नहीं करना है। सपोर्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट इस प्रकार से डायरेक्ट बोलना ठीक होता नहीं है। हम लोग को क्योंकि मेन फोकस अपने इंटरेस्ट के ऊपर करना है कि सेंट्रल एशियन रीजन जो है उसको हम लोग सिर्फ कंट्री वाइज डिवाइड नहीं करते, हमें ये पूरे क्षेत्र के ऊपर जो है वो चाहिए कि एक सभी कंट्री के साथ एक अच्छे रिलेशन हमारे क्रिएट हो, जिससे कि हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल हो सके, राइट। तो ये बेसिकली डिप्लोमेटिक्स के अंदर ये सब चीजें आती हैं, धीरे धीरे करके सीखोगे आप। बट मेंस में इस प्रकार की डायरेक्ट चीजें नहीं लिखनी है कि इस कंट्री के साथ ज़्यादा अच्छे हैं, इसके साथ नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। जब भी आपकी कोई कॉपी चेक करेंगे तो फिर वो देखेंगे कि अरे नहीं यार, आपके पास जो है वो डिप्लोमेसी के साथ खेलने का माइंडसेट जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो आपको अपना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको आगे चल के डिप्लोमेट बनना है, तो आपके आंसर में भी वो डिप्लोमेसी जो है वो थोड़ी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आप न्यूट्रल रहो चीज़ों को लेकर, राइट, कि किसी का ना ज़्यादा फेवर करो ना किसी के ज़्यादा अगेंस्ट में जाओ। बट हाँ, जब कुछ चीज़ें अगर ऐसी खराब होती है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड हमें देखने को मिलती है कि हाँ यार ये गलत है, जैसे कि टेररिज्म, जैसे अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हम लोग को टेररिज्म देखने को मिलता है। अफगानिस्तान की सरकार टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करती है, बट पाकिस्तान की सरकार उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो वो सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो इस तरीके की, राइट, कि जिसमें एक्शंस लेने की जरूरत है। अगर कहीं पर मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड के अगेंस्ट चीजें जा रही हैं, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, तब आप कर सकते हो। जैसे म्यांमार को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, म्यांमार में जो इशू हुआ था रोहिंग्या मुस्लिम को लेकर। चाइना को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो उइगुर मुस्लिम को लेकर, उसकी जिंजियान प्रोविंस में जो इशू हम लोग को देखने को मिलता है उइगुर मुस्लिम के अगेंस्ट जो चाइना काम करती है। तो इस प्रकार की चीजें आप मेंशन कर सकते हो, एक कंट्री की खामियां इस प्रकार से निकाल सकते हो। बट हाँ, एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जब कंपेयर कर रहे हो, अगर क्वेश्चन कंपैरिजन का नहीं है, तो फिर आप इस प्रकार की बात नहीं करेंगे कि इंडिया के रिलेशन इसके साथ ज्यादा अच्छे हैं, इसके साथ उतने ठीक नहीं है, राइट। अब अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन, सपोज कि दोनों कंट्रीज के बीच में इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, थोड़ा प्रॉपर डेप्थ में बताओ आप, राइट। तो उसमें अगर आप मेंशन करना चाहते हो कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन उतने अच्छे नहीं, अगर आप मेंशन कर रहे हो, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि हम लोग तजिकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे, उसकी वजह यह है कि खामियां ये है। अगर ये खामियां, अगर शॉर्टकमिंग्स अगर अचीव हो जाएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पर अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाएगी, हमारा ट्रेड फास्ट हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से पॉजिटिव अप्रोच में आप ला सकते हो कि हम लोग और अच्छे बेहतर रिलेशन उससे बना पाएंगे जब अगर वहां पर कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा क्रिएट हो जाएगा, तो राइट, एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। तो ये सब चीजें हैं
जो आपको अपने आंसर में लिखनी है। मैंने आज शायद कुछ ज़्यादा ही बता दिया आप लोग को, राइट, बट अब क्या करें, अब जो जो जिस प्रकार के टॉपिक आते हैं और जैसी डिमांड होती है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ मैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, वनडे का तो एग्जाम नहीं है कि 20 मिनट 15 मिनट में मैंने खत्म कर लिया। होते हैं कुछ कुछ टॉपिक छोटे जो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, बट आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है और जिसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। तो आगे क्या करना चाहिए, तो ज्योग्राफी वाइज अगर हम लोग बात करें सेंट्रल एशिया की, तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और काफी सेंचुरी से एक इंपॉर्टेंट प्लेस हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमें यूरोप के साथ कनेक्ट करना है तो सेंट्रल एशिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। और इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पर है और इंडिया सेंट्रल एशिया पॉलिसी के साथ कनेक्ट हो रही है। यूरोपियन यूनियन की नई सेंट्रल एशिया की स्ट्रेटजी इस क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस क्षेत्र में काफ़ी सारी पॉलिसीज जो है वो बनती हैं, जैसे कि चाइना का इंटरेस्ट भी इस क्षेत्र में है, यूरोपियन यूनियन का भी इंटरेस्ट इस क्षेत्र में और इंडिया का भी इंटरेस्ट इस क्षेत्र में, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग को CAR के साथ, सेंट्रल एशियन रीजन की कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप अच्छे क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और इसके हिस्टोरिक कल्चरल और इकोनॉमिक बॉन्ड्स की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो इंडिया जो है वो आज की डेट में वेल प्लेस पर हम लोग को देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल यहाँ पर इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए इंडिया कर रही है। इंडिया इस क्षेत्र पर अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है मल्टीलेटरल फोरम में, जैसे कि SCO में भी इंडिया हम लोग को देखने को मिली और SCO में मतलब काफ़ी सारी सेंट्रल एशियन रीजन की कंट्रीज़ ने हमारा सपोर्ट किया कि हमें मेंबरशिप मिल जाए SCO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं और ये क्षेत्र जो है वो इंडिया को एक बहुत ही सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि इंडिया जो है वो अपनी बॉर्डर से बियॉन्ड जाकर, जैसे कि अगर हम लोग बात करें यूरेशिया की, कि यूरेशिया पर एक इंडिया लीडिंग रोल जो है वो प्ले कर सकती है इस क्षेत्र में, कंट्रीब्यूट करते हुए अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कनेक्शन जो है वो बिल्डअप कर सकती है यूरोप के साथ भी और सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ भी। तो इसलिए यूरेशिया की यहाँ पर बात हो रही है, यूरोप और एशिया। तो ये क्षेत्र जो है वो इंडिया को एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, राइट, कि इंडिया अपने रिलेशनशिप जो है वो एक्सपैंड कर सके एशिया और यूरोप के साथ। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ही कम बार हम लोग को देखने को मिलते हैं और जब भी देखने को मिलते हैं तो उस पर पूरी इन डेप्थ अगर नॉलेज एक बार कैप्चर कर ली तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बढ़िया बात हो जाती है। चलो एनीवेज, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक था इस क्षेत्र का, सेंट्रल एशियन रीजन का, ये मैंने डिटेल में पहले कवर नहीं किया था, तो दैट्स वाई पूरी डिटेल में ये चीज़ें आपको बताई मैंने। और मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल सटीक चीज़, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ मैंने आपको प्रोवाइड कराई। ये सब चीज़ें बस ध्यान में रखना। अब पेपर 3 के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, समुद्र सेतु सेकंड। ध्यान में रखना कि समुद्र सेतु सेकंड ऑपरेशन जो है वो किसका है, तो याद रखिएगा इंडियन नेवी का ऑपरेशन है। हमारी कंट्री के अंदर ऑक्सीजन की समस्या आपको बताइए कि बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमारी इंडियन नेवी जो है वो ऑक्सीजन की समस्या को जो है वो अब खत्म करेगी। तो इसके लिए मिशन जो है वो इंडियन नेवल वॉरशिप का हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, राइट। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन जो है क्रायोजेनिक कंटेनर में लाया जाएगा और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो लाए जाएंगे, जो कि इंडिया को जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर सके। इसके लिए बताया जा रहा है कि काफी सारी शिप्स जो है वो अलॉट की गई है, जैसे कि INS कोलकाता। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि INS का फुल फॉर्म क्या होता है, किसको पता है जरा बताइए अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के। तो INS कोलकाता, INS तलवार, राइट। तो ये 40 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो मुंबई को पहुंचाएगी बहरीन से, बहरीन के मनामा पोर्ट से जो है वो 40 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाएगी। इसके अलावा INS जलाशय जो है वो बैंकॉक के रूट के लिए रखी गई है। INS एरावत जो है वो सिंगापुर के रूट के लिए रखी गई है। पिछले साल भी इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया था, जो कि वंदे भारत मिशन का पार्ट था। वंदे भारत मिशन के थ्रू आप जानते हैं कि हमारी यानी कि दूर दराज दूसरी कंट्री में हमारे जो भारतीय जो फंस गए थे कोरोना वायरस के समय पर, जब पूरी तरह से पूरे दुनिया भर में लॉकडाउन हम लोग को देखने को मिल रहा था, तो हमारी एयर इंडिया जो है, एयरलाइंस जो है वो लेकर आई थी लोगों को, और वैसे ही हमारी इंडियन नेवी शिप भी काफी सारे लोगों को लेकर आई, राइट। अप्रोक्सीमेटली 4000 फंसे हुए लोग जो है और डिस्ट्रेस्ड इंडियन सिटीजन जो थे मालदीव, श्रीलंका और ईरान में, वहां से इंडियन नेवी उनको लेकर आई थी, राइट। और प्लेन्स भी चले थे। तो वैसे ही कुछ ये मिशन हम लोग को समुद्र सेतु सेकंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी का है और वेरियस जो हमारे शिप्स हैं इंडियन नेवी के, इंडियन नेवी शिप, तो वो अलॉट किए गए हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये रिपीटेड है, पिछले महीने ही हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया हुआ है, बट डोंट वरी, फिर से मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा दूंगा। बताया जा रहा है कि 4 मसाले को फाइनलाइज कर दिया गया है, इसके 4 मसालों के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फाइनलाइज कर दिया है। याद आ रहा है, हमने डिस्कस किया था कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स के बारे में, CCSCH के बारे में, पिछले महीने की बात है। तो इसने फाइनलाइज कर दिया है और रिकमेंड किया है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स 4 मसालों का। कौन से ये 4 मसाले हैं, तो लौंग यानी कि क्लोव्स, ऑरिगेनो यानी कि अजवाइन,
बैसिल यानी कि तुलसी और अदरक यानी कि जिंजर। तो लौंग, अजवाइन, तुलसी और अदरक ये 4 मसालों का क्वालिटी स्टैंडर्ड फाइनलाइज किया है और इसने रिकमेंड किया है अपने 5वें सेशन पे हाल ही में, CCSCH ने। कमिटी ने फॉरवर्ड किया है ये नए स्टैंडर्ड्स कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को। याद आ रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करी थी हमने, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में, कि फुल फ्लेज कोडेक्स स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किया जाए इन 4 मसालों का। अब देखो स्टैंडर्ड्स का मतलब तो समझते हो ना आप, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमारी कंट्री के अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जो है वो वेरियस प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड सेट करती है। जैसे कि हेलमेट की अगर हम लोग बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है हेलमेट को जो मैन्युफैक्चर करती है उनको BIS के स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं कि कितना हेलमेट जो है वो कितना मतलब किस प्रकार का होना चाहिए। और गाड़ियों के भी जैसे स्टैंडर्ड्स होते हैं राइट, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को फॉलो करने होते हैं कि इस कंट्री के अंदर गाड़ी चलेगी तो उसको क्या नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। जैसे कि BS6 हो गया जिसको हम लोग आज की डेट में अडॉप्ट करने पर काम कर रहे हैं। BS4 तो हम लोगों ने चालू कर ही दिया है, BS5 को स्किप करके BS6 पर अभी काम चल रहा है हमारा, राइट। तो ये वाली चीज है, तो इसके बारे में पता होगा ना आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में। वैसे ही मसालों की भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे खाने पीने के प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड होते हैं उसमें ये मसाले भी आते हैं कि किस प्रकार के मसाले होने चाहिए, कितने समय तक मसालों को प्रिजर्व करके रखना है, कौन से ऐसे मसाले हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए उसको प्रिजर्व करने का, प्रिजर्वेटिव्स जो है उसमें क्या डालने हैं यानी कि जिससे कि वो लॉन्ग टर्म तक चले, राइट। तो वो सब चीजें ऐसी समझ में आई बात। आगे की चर्चा करते हैं। नए वर्क आइटम्स जो है वो भी लिए गए हैं और ये कोडेक्स स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए इसमें स्मॉल कैरिडम और टर्मरिक यानी कि इलायची और हल्दी, छोटी इलायची और हल्दी भी जो है वो शामिल किया गया है। पहला ग्रुप स्टैंडर्ड जो है वो स्पाइसेस का, मसालों का डेवलप किया जा रहा है जो कि इस क्लास के अंदर आएगा। ड्राइड फ्रूट्स और बेर्रीज इस क्लास के अंदर, सूखे फल और जामुन के अंतर्गत जो है वो आएगा ये नया स्टैंडर्ड या ग्रुप स्टैंडर्ड जो अभी इन्होंने डेवलप किया। यानी कि ड्राई फ्रूट्स के लिए भी और बेरीज के लिए भी एक कैटेगरी इन्होंने बना दी, ग्रुप इन्होंने बना दिया जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स के वेरियस आइटम्स आएंगे जिसका स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट किया जाएगा। और CCSCH ये यंगेस्ट कोडेक्स कमोडिटी कमिटी है, यानी कि अभी हाल ही में इसको बनाया गया, यानी कि ज्यादा पुरानी कमिटी नहीं है। और ये कमिटी को हेड किया जाता है इंडिया के द्वारा और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इसकी सेक्रेटेरिएट के तौर पर हमें देखने को मिलती है। और इसके मैंडेट क्या होते हैं, जनादेश इसका हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो पूरे दुनिया भर के लिए साइंस बेस्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड मसालों के लिए और क्यूलिनरी हर्ब्स के लिए ये सेटअप करती है। क्यूलिनरी हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी, राइट। तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड सेट करती है पूरे दुनिया भर में किस प्रकार के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। और इसमें कोडेक्स प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए और ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो फेयर हो तो इसके लिए भी ये काम करती है। और डॉक्टर MR सुदर्शन ये करंट चेयरमैन है इस कमेटी के। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बस आप लोग को पता होने चाहिए। अब लीगल मेट्रोलॉजी पैकेजिंग रूल्स 2011 की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो भी इंपोर्टर्स हैं मेडिकल डिवाइसेस के, ध्यान देना, जो भी इंपोर्टर जो मेडिकल डिवाइस को इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, तो बताया जा रहा है कि स्पेशली जो ऐसी डिवाइस होती हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हो कोविड-19 के पेशेंट को, कि कोविड-19 के जो पेशेंट है उनको ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड हो, राइट। तो ऐसी जो डिवाइस है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए होती हैं तो उनको अभी के लिए अलाउ किया जा रहा है कि वो डिवाइस जो है वो इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो सकती है बिना किसी प्रायर मैंडेटरी डिक्लेरेशन के। अगले 3 महीने के लिए चीज की गई है कि अगले 3 महीने तक जो भी इंपोर्टर अगर इंपोर्ट करा रहे हैं डिवाइसेस को तो वो तुरंत इंपोर्ट कराकर जो है वो इंपोर्ट करा सकते हैं तुरंत, और उसको इंपोर्ट करने से पहले उन्हें परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी या फिर डिक्लेरेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी कि वो इंपोर्ट कर रहे हैं। एक बार डिवाइस इंपोर्ट हो जाती है और फिर वो उस डिवाइस को जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचा दें, फिर भले ही डिक्लेरेशन दे दें कि उन्होंने इस डिवाइस को इंपोर्ट किया था, राइट। होता है ना ऐसा कि कोई भी इंपोर्टर्स वगैरह होते हैं वो पहले बताते हैं कि हम लोग जो है वो उस कंट्री से सामान मंगा रहे हैं, हमारा सामान जो है वो आने वाला है, राइट। तो फिर उसकी प्रक्रिया फिर शुरू होती है। बट अभी समय ऐसा है कि दिक्कत वाली समय है, हम लोग चाह ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो पेशेंट्स तक पहुंच सके। जैसे कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, अभी समस्या ये हो रही है कि ऑक्सीजन अगर अवेलेबल हो रहा है तो डिवाइसेस जो होती हैं जो ऑक्सीजन पहुंचाती हैं पेशेंट्स वगैरह को, तो उसमें कमी आ रही है, तो इसलिए ये सब चीज की गई है, राइट। तो ये वाली चीज है सिंपल सी, जिसके बारे में एक न्यूज जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और बताया जा रहा है कि इंपोर्टर जो है वो सभी नेसेसरी डिक्लेरेशन जो है वो कस्टम क्लियरेंस के बाद कर सकते हैं, राइट। जब वो कंज्यूमर को सेल आउट कर दे अपने प्रोडक्ट्स तो उसके बाद भी वो कर सकते हैं। और लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कम्युनिटी रूल्स 2011 जो है 2011 का जो है ये मैंडेटरी बनाता है कि इंपोर्ट से पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा,
राइट, कि जो भी इंपोर्टर्स हैं उन्हें अगर सामान को इंपोर्ट करना है तो पहले से उसको अप्रूवल उसका पहले लेना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है वो इस चीज को एडमिनिस्टर करती है, इस चीज का संचालन करती है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अब देखिए ये एक्ट क्या प्रोवाइड कराता है कि लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, मेजरमेंट्स की और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की लीगल रिक्वायरमेंट। जैसे कि अब जैसे मेडिकल डिवाइस है, अब मेडिकल डिवाइस के स्टैंडर्ड्स चेक किए जाते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं है, राइट। कि जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे बीपी को मेजर करने वाली मशीन है, अब बीपी को मेजर करने वाली मशीन जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, कहीं उसमें ऊपर नीचे वैल्यू तो नहीं दिखा रही हो, एक जैसी वैल्यू जो बताई हुई है तो वैसी वैल्यू वो बता रही है कि नहीं बता रही, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि आप खुद सोचो, एक मशीन बीपी की है, वो अलग वैल्यू दिखा रही है, राइट, अलग रिपोर्ट जारी कर रही है, यानी कि डॉक्टर को अलग सिग्नल दे रही है, और दूसरी मशीन अलग बता रही है, तो उसमें क्या होगा, उसमें बड़ी परेशानियां हो जाएंगी। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, तो यहां पर वही सब चीजें चेक की जाती है, राइट, कि अगर इस प्रकार के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो वो प्रॉपर है कि नहीं है, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। नहीं तो फिर ये लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है ना, लोगों की। इसमें सिक्योरिटी और एक्यूरेसी की बात की जाती है, वेटमेंट्स और मेजरमेंट की, जिसमें कि पब्लिक को गारंटी दी जा सके, राइट। तो ये इसका मेन फोकस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है लीगल मेट्रोलॉजी का वो यही होता है कि पब्लिक को गारंटी देना है कि जो भी प्रोडक्ट उनके पास आ रहा है वो प्रॉपर है, राइट, एक्यूरेट है। और लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स 2011 जो है ये मेनली इंश्योर करता है कि कंज्यूमर जो है उनको इन्फॉर्म्ड चॉइस जो है वो ले सकें, यानी कि उनको पूरी इंफॉर्मेशन एक प्रोडक्ट से रिलेटेड मिल सके, कि जो भी प्री पैकेज्ड कमोडिटी है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो उनके पास रहे, राइट। तो ये बेसिकली कंज्यूमर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इसका उपयोग मेनली कस्टम्स डिपार्टमेंट में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अब बात करेंगे हम लोग पॉजिट्रॉन के बारे में। एक एंटी मैटर है इलेक्ट्रॉन्स के काउंटर पार्ट पर, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है एंटी मैटर पॉजिट्रॉन। तो इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। इसमें आप मेनली न्यूज पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि न्यूज से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि मैं डिटेल में पूरी चीज आपको पॉजिट्रॉन से रिलेटेड बता दूंगा, बट बहुत ही कम चांसेस है, मतलब 1% मान के चलो कि चांस है, या आधा % मान के चलो चांसेस है कि इसके बारे में डिटेल में आपसे क्वेश्चन आए, राइट। बट फिर भी मैं एक बार बता दूंगा और आप भी एक बार सुन लो जनरल जानकारी के लिए। बट बाकी मेन जो चीज इस टॉपिक से रिलेटेड आएगी वो इस न्यूज से रिलेटेड आएगी। तो देखो रिसर्चर जो है, कौन से रिसर्चर, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के। क्वेश्चन बनेगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने रिजॉल्व करी एक मिस्ट्री एंटी मैटर काउंटर पार्ट की इलेक्ट्रॉन्स के, जिसे इन्होंने नाम दिया है पॉजिट्रॉन, जिसे पॉजिट्रॉन कहा गया है और पॉजिट्रॉन एक्सिस फिनोमेना कहा गया है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक्सिस फिनोमेना जो है उसकी मिस्ट्री एंटी मैटर को लेकर हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिजॉल्व की गई। तो RRI, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, इसके द्वारा रिजॉल्व की गई। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमें देखने को मिलता है, ठीक है, DST का। अब एंटी मैटर क्या होते हैं पहले ये समझो आप। तो एंटी मैटर नॉर्मल जो मैटर्स होते हैं उसके ये अपोजिट होते हैं, राइट। अगर स्पेसिफिकली इसको मैं आपको बताऊं तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो एंटी मैटर के होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो नॉर्मल मैटर से, जो मैटर जो होता है ना उससे जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी जिसकी होती है, जिस मैटर की, वो एंटी मैटर कहलाते हैं। और ये मैटर जो होते हैं वो एटम्स के बनते हैं, राइट, जो कि बेसिक यूनिट है केमिकल एलिमेंट का, एटम, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो इसकी जो वो अपोजिट जो होगा, यानी कि जो मैटर इन मैटर्स की प्रॉपर्टी के अपोजिट होगा उसे एंटी मैटर कहलाते हैं, कहा जाता है। और एटम्स जो होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं मैटर के और डिफाइनिंग स्ट्रक्चर होते हैं एलिमेंट के। और एटम्स जो होते हैं वो 3 पार्टिकल्स के बनते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाली चीज तो आपने साइंस में पढ़ी होगी, ये वाली चीज आ सकती है बेसिक जनरल साइंस की चीज, कि एटम्स जो होते हैं वो किन 3 पार्टिकल्स के बनते हैं, बताइए। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 आपको सिलेक्ट करना होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा। और पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो देखो गाइस, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, बस वो आप उसको सुनो, और जो भी काम की चीज होगी ना उस पर, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, जैसे जो जो काम की चीज होती है, जैसे कि क्वेश्चन जो है वो सिविल सर्विसेज इससे पूछेगी आपसे। पॉजिट्रॉन से रिलेटेड उतने क्वेश्चन जो है वो पूछने की इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि वो जो है वो आपको नहीं चाहते कि आप जो है वो, यानी कि वो साइंटिस्ट थोड़ी ना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर चाहते हैं ना। अब ये चीज समझो ना, सिविल सर्विसेज का एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए है, आप किसी साइंटिस्ट के लिए थोड़ा ना कि जो आपसे रॉकेट साइंस वाली चीज पूछेगा इन डेप्थ में। बट हाँ, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी इन डेप्थ में सिविल सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं, राइट। बट वो कौन सी होती है वो मैं आपको बताऊंगा, बट इसमें आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट समझ लो फिर भी एक बार। तो पॉजिट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल हम लोग को देखने को मिलता है जिसका मास जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर।
और न्यूमेरिकली इक्वल होता है बट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये होता है, और इसकी डिस्कवरी 1932 में हुई थी। और काफी लंबे समय से पॉजिट्रॉन जो है उसने साइंटिस्ट को भ्रमित किया था, यानी कि साइंटिस्ट पॉजिट्रॉन को लेकर काफी कंफ्यूज थे। इसका जो एक्सेस नंबर जो है हाई एनर्जी पार्टिकल्स का, इसके एंटी मैटर काउंटर पार्ट का, इसके इलेक्ट्रॉन के, तो वो पॉजिट्रॉन कहते हैं। यानी कि जब भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका एंटी मैटर काउंटर पार्ट जो है, यानी कि एंटी मैटर का जो पार्टिकल है, अगर वो उसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा जब होती है तो उसे पॉजिट्रॉन जो है वो कहा जाता है। और काफी समय से साइंटिस्ट रिसर्चर इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। काफी समय से एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि पॉजिट्रॉन जो है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, जिसे 10 GeV जो है वो कहा जाता है। और देखिए एक एस्टिमेट के तौर पर जो एनर्जी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की हम लोग को देखने को मिलती है, उसकी जो वोल्ट बैटरी होती है वो कितनी होती है पता है? 10,000,000,000,000,000। आप मुझे बताइए ये 10,000,000,000,000 जो है वो क्या होगा? 10 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा, क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी जरा बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। तो इतनी ज्यादा वोल्ट की इसकी बैटरी होती है, राइट। तो यानी कि एस्टिमेट के तौर पर 10 GeV जो है, सोचिए कितना ज्यादा होता है ये, राइट। बहुत ही, इसलिए तो कहते हैं कि बहुत ही एक्सेस एनर्जी का ये हम लोग को पॉजिट्रॉन देखने को मिलता है। इसमें ये चीज आ सकती है आपसे सिविल सर्विसेज में कि इनमें से बताइए कि एक्सेसिव एनर्जी जो है वो, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो किस एंटी मैटर के पास हम लोग को देखने को मिलती है? तो वो है पॉजिट्रॉन, ठीक है। ऐसा आ सकता है जो हाल ही में भी न्यूज में था। तो पॉजिट्रॉन, ये टर्म या थोड़ा सा ध्यान में रख लेना बस। पॉजिट्रॉन जो है इसकी एनर्जी 300 GeV से भी ज्यादा होती है। यहां पर तो 10 GeV की बात करते हैं हम लोग, 300 GeV से भी ज्यादा होती है, राइट। बट लोअर कंपैरिजन में रखने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स की एक्सपेक्टेशन 10 GeV की हम लोग को देखने को मिली थी। ये बिहेवियर जो पॉजिट्रॉन का है 10 और 300 GeV के बीच में, ये एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो कहते हैं पॉजिट्रॉन एक्सेस, कि कहीं पर 10 GeV एनर्जी का ऑब्जर्वेशन इनका है, कहीं पर 300 GeV की एनर्जी का ऑब्जर्वेशन है। तो 10 से लेकर 300 GeV के का जो पीरियड होता है, यानी कि ये वाला जो चीज होती है, इसको पॉजिट्रॉन एक्सेस कहा जाता है। और पॉजिट्रॉन यानी कि 10 GeV, और पॉजिट्रॉन एक्सेस यानी कि 10 से लेकर 300 GeV, राइट। ये वाली बात। और ये वाला जो इंस्टीट्यूट हम लोग को देखने को मिलता है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसने क्या स्टडी करी? तो मिल्की वे के अंदर हम लोग को जाइंट क्लाउड्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के देखने को मिलते हैं, मिल्की वे के अंदर, राइट। हाइड्रोजन के क्लाउड्स है, तो आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा कि ये प्लैनेट्स जो है वो कैसे बनते हैं, तो वो हाइड्रोजन क्लाउड से ही हम लोग को बनकर नजर आते हैं ये, राइट। तो जब भी कभी कोई न्यू स्टार को बनाना होता है, न्यू प्लैनेट को बनाना होता है, तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के थ्रू ही बनता है। और ये सन के मास से 10 मिलियन गुना ज्यादा हम लोग को बड़ा देखने को मिलता है। 600 लाइट ईयर्स तक ये आगे बढ़ जाता है। फिर कॉस्मिक रेज की बात करें हम लोग, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में कॉस्मिक रे जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, राइट। और ये इस क्लाउड को जो है वो प्रोपोगेट करती हैं, यानी कि बढ़ाती हैं, राइट। इस क्लाउड को जब ये धरती तक पहुंचती हैं तो उस समय तक ये क्लाउड जो है वो बढ़ जाते हैं, और कॉस्मिक रे जो है वो इंटरैक्ट करती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ, और फिर ये दूसरी कॉस्मिक रेज को जो है वो जन्म देती है, और भी नई नई कॉस्मिक रेज हम लोग को देखने को मिलती है। और फिर जैसे जैसे इनका मतलब ये आगे बढ़ती है, तो फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि क्लाउड्स के माध्यम से ये जब आगे मतलब एक्सपेंड होती है, ये आगे और ज्यादा बढ़ती है, तब इसका जो ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो पूरा खत्म हो जाता है, और ये इंटरमिक्स हो जाती है और अपनी एनर्जी को लूज कर जाती है। और इंटरमिक्स होने के बाद नए हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये नए कॉस्मिक रेस जो है वो क्रिएट करती है, राइट। फिर से अपने आप को री एनर्जाइज कर देती है। और RRI ने स्टडी किया कि ये सब जो एस्ट्रोफिजिकल प्रोसेस जो है, राइट, तो ये कंप्यूटर के थ्रू कोड्स में सेटअप की गई हैं, राइट, जैसे पब्लिकली अवेलेबल कराया गया है इन कोड्स को। तो इन्होंने कोड्स वगैरह भी बना के रखा हुआ है। और ये वाली इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के जो कोड है, तो इसे 1638 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्लाउड्स के तौर पर कंसिडर किया जाता है मिल्की वे के अंदर। और दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि अलग अलग वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि इन क्लाउड्स में, क्योंकि इन क्लाउड्स के अंदर कॉस्मिक जो रेज जो होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स होकर नई कॉस्मिक रेज जो है वो बनाती है। तो इसलिए जो अलग अलग वेवलेंथ होने का ये एक कारण हम लोग को देखने को मिलता है। और इसने एक कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग भी जो है वो क्रिएट किया है, जिसके अंदर हम लोग को 10 मॉलिक्यूलर क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, जो कि सन के नेबरहुड के साथ, सन के आसपास के एनवायरमेंट के साथ जो है वो इंटरमीडिएट करते हैं, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा ये गैलेक्टिक क्लाउड जो है, ये एस्ट्रोनॉमर्स को एक क्रूशियल इनपुट प्रोवाइड कराते हैं कि कितने गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉस्मिक रेस वहां पर मौजूद है। अब देखो, आप ये सब चीजें सुन तो रहे हो,
बट आपको पता होगा कि ये सब चीजें इस प्रकार के अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखे होंगे, इस प्रकार की चीजें इन डेप्थ में नहीं पूछी जाती हैं। तो वो तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप सिर्फ सुन लो, जिससे कि ऐसा ना लगे आपको कि कुछ चीज जो है वो आपकी छूट रही है करंट अफेयर्स के अंदर, और मुझे भी ऐसा ना लगे कि मैंने कोई पॉइंट जो है वो छोड़ा है। बट ये चीज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सब चीजें नहीं आएंगी, राइट। जो चीज आनी थी वो मैंने आपको बता दिया क्या चीज है, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया कि गैलेक्टिक क्लाउड जो है ये एस्ट्रोनॉमर्स को एक क्रूशियल इनपुट प्रोवाइड कराते हैं कि कितने गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉस्मिक रेस के नंबर्स मौजूद हैं, और ये उन्हें हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि एक्सेस नंबर में पॉजिट्रॉन जो है वो कितने जो कि धरती तक पहुंच रहे हैं। और कंप्यूटर कोड जो है वो सक्सेसफुली जो है वो रिप्रोड्यूस करने का काम करता है कि जो भी ये पॉजिट्रॉन के जो नंबर है कितने हैं, तो उसको एक तो लिस्टिंग करने का काम करता है और रिप्रोड्यूस करने का काम करता है कि और कितने गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो जनरेट हो सकती है या रीजनरेट हो सकती है, राइट। और पॉजिट्रॉन एक्सेस जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 से लेकर 300 के बीच में ये जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये पॉजिट्रॉन एक्सेस वाला जो सिनेरियो हम लोग को देखने को मिलता है, तो कंप्यूटर कोड जो होता है वो एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस कर सकता है कि प्रोटॉन्स के कितने स्पेक्ट्रम हम लोग को देखने को मिलेंगे, एंटी प्रोटॉन्स कितने, बोरॉन्स कितने, कार्बन कितने, और दूसरे कंपोनेंट कॉस्मिक रेस के हम लोग को कितने देखने को मिलेंगे, ये चीज जो है वो बताता है। ना ही सिर्फ कंप्यूटर कोड की मदद से पॉजिट्रॉन एक्सेस की जानकारी मिलती है, बल्कि कंप्यूटर कोड की मदद से और भी दूसरा डेटा जो है वो अवेलेबल हो जाता है। और आरआरआई ने क्या प्रपोजल रखा है इस इंस्टीट्यूट ने, तो कॉस्मिक रेस जो है जब ये फैलती हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, और जब ये दूसरे कॉस्मिक रेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं, राइट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गया, पॉजिट्रॉन्स हो गया, तो इन्होंने बोला कि जितने भी मैकेनिज्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कॉस्मिक रेस के जो इंटरैक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर क्लाउड के साथ, जो कि मॉलिक्यूलर क्लाउड बैंड्स के नजदीक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये पॉजिट्रॉन एक्सेस को बनाने में या पॉजिट्रॉन एक्सेस के फिनोमेना में एक मेजर कंट्रीब्यूटर का रोल प्ले करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पॉजिट्रॉन एक्सेस जो है वो कब बनेगा, जब कॉस्मिक रेस एक्सपेंड होंगी और वो दूसरी कॉस्मिक रेज और हाइड्रोजन के साथ जो है वो इंटरैक्ट करके और नई कॉस्मिक रेज जो है वो क्रिएट करेंगी, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और कॉस्मिक रेस क्या होती है, ये एटम फ्रेगमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि धरती के पास आते हैं, सोलर सिस्टम के बाहर जो है वो निकलती है जब रेस, तब धरती के नजदीक जो है ये आते हैं, और इनकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के लिए भी इनको ब्लेम किया जाता है, यानी कि कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो धरती का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारी धरती पर मौजूद जो सैटेलाइट हम लोग को ऊपर देखने को मिलती है स्पेस में, तो उनको भी और दूसरी मशीनरी को भी जो है ये खराब करने का काम कर देती है ये वाली रेस वगैरह, राइट। तो क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा होती है, दैट्स वाई, उसकी वजह ये है। और इसको 1912 में डिस्कवर किया गया था। और लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर यूनिट है एक लाइट की जो कि एक्सप्रेस की जाती है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के तौर पर, राइट। ये 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर मानी जाती है, और इसे डिफाइन किया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। और लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम में 1 जूलियन ईयर में। तो देखो, अब ये लाइट ईयर और कॉस्मिक रेस, इनके बारे में आपसे सिविल सर्विसेज में पूछा जाएगा कि ये कॉस्मिक रेस क्या होती है और लाइट ईयर क्या होता है, राइट। और मैंने आपको बताया ना, पॉजिट्रॉन के बारे में आपको सिर्फ जनरल बेसिक जानकारी रखनी है, बस दैट्स इट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। अब दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है उसकी यहां पर चर्चा हो रही है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली सफर एक हम लोग को सिस्टम देखने को मिलता है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम है जो कि एयर क्वालिटी, वेदर फोरकास्टिंग और रिसर्च पर काम करता है, राइट। वेदर की रिसर्च पर, कि पहले तो एयर क्वालिटी के बारे में बताएगा कि कितना पॉल्यूशन कहाँ पर कितना है, उसको मेजर करेगा, उसका डेटा प्रोवाइड कराएगा। वेदर फोरकास्टिंग करता है कि आने वाले समय में वेदर कैसा होने वाला है, पॉल्यूशन की भी फोरकास्टिंग कर देता है। तो ये ऐसा सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस सिस्टम ने बताया कि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो मॉडरेट से पुअर और वेरी पुअर हो रही है, यानी कि खराब हो रही है दिल्ली की एयर क्वालिटी। तो दिल्ली की एयर क्वालिटी के खराब होने के पीछे का क्या कारण है, तो दिल्ली की एयर जो है वो जो खराब होती है वो अक्सर हम देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर के समय पर होती है और मार्च अप्रैल के पीरियड तक आकर इंप्रूव हो जाती है। बट अभी वेदर कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, जैसे कि विंटर पे हम लोग को देखने को मिलती थी। विंटर के समय पर ठंडी और काम वेदर हम लोग को देखने को मिलता है जनरली, राइट, जो कि क्या करता है, एयर पॉल्यूशन को बढ़ा देता है, राइट। डेली एयर पॉल्यूशन को बढ़ा देता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना स्मॉग, जैसे कि ठंडियों के समय पे हम लोग को स्मॉग देखने को मिलता है। स्मॉग क्या होता है, स्मॉग फॉग प्लस पॉल्यूशन, राइट। तो वो हम लोग को स्मॉग देखने को मिलता है, राइट। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वेदर जो होता है वो हम लोग को ठंडा देखने को मिलता है, जिस कारण से स्मॉग होता है। पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडियन सिटीज में ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा लोकल एमिशन, यानी कि जो दिल्ली में जो गाड़ियां वगैरह चल रही हैं तो उससे निकलने वाला जो धुआं है वो एयर क्वालिटी को खराब कर रहा है,
राइट, दिल्ली के अंदर। साथ ही साथ फायर काउंट्स बड़े हैं, मतलब कि जो जंगलों में जो आग लगी और जैसे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स भी काफी ज्यादा बड़े हैं, जिस पर मैंने आपको एक आर्टिकल भी पढ़ाया था, राइट, याद आ रहा है आप लोग को। और वीट क्रॉप्स वगैरह जैसे कि स्टबल बर्निंग हम लोग को पंजाब वगैरह में, हरियाणा वगैरह में देखने को मिलती है। किसान जो है वो अपनी क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद जो है वो जो भूसा बच जाता है उसको जला देते हैं, स्टबल को बर्न कर देते हैं, जिसके कारण से पॉल्यूशन लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो ये सब कुछ कारण जो है वो बताए गए हैं। और काफी क्रूशियल कारण जो है जिसके कारण से एयर पोल्यूशन दिल्ली में जो बढ़ा है वो क्या क्या है। एक तो सिटी जो है वो लैंडलॉक ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। लैंडलॉक है सिटी, राइट, यानी कि ना समुद्र के नजदीक है, राइट, हम लोग को देखने को मिल रही है ये सिटी बिल्कुल लैंडलॉक है, चारों तरफ से जमीन की हम लोग को देखने को मिल रही है। समुद्र के आसपास होती तो फिर भी एक फ्रेश एयर हम लोग को देखने को मिलती, या एयर जो होती उसका डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा मतलब बिना किसी उसके होता, यानी कि बिना किसी बैरियर के हम लोग को देखने को मिलता। क्रॉप बर्निंग आसपास के इलाकों में जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गाड़ी से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, पोल्यूशन वगैरह, और भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके चलते दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन बढ़ गया। तो ये पॉइंट याद रखो, ये मेंस में लिखना कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने के पीछे क्या कारण है। तो ये पॉइंट्स, क्योंकि सिविल सर्विस में पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट चीजें लिखोगे तब मार्क्स अच्छे मिलेंगे। घुमा फिरा के चीजें लिखने की सोचना भी मत। जो क्वेश्चन पूछा है उसका एक्यूरेट आंसर, उसकी डेफिनेशन दो, कुछ टर्म्स वगैरह को डिफाइन करो, राइट, और एक्यूरेट आंसर लिखो। एक्यूरेट, पॉइंट टू पॉइंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पूछा गया है उसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को क्या चाहिए, यानी कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको क्या चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आपने एक्यूरेट आंसर लिखा कि नहीं लिखा। अगर आप घुमाओगे फिराओगे तो वो समझ जाते हैं, उनको भी पता है, हजारों कॉपी चेक करते हैं, उनको पता है कि जो बच्चा जो है वो किस प्रकार से मैनिपुलेट कर रहा है आंसर को। तो आंसर को मैनिपुलेट मत करना। क्वेश्चन जो है, अब अगर नहीं आ रहा है तो कर सकते हो, बट अगर आ रहा है तो ऐसा मत सोचना कि मैं अपने वर्ड लिमिट को बढ़ा दूंगा, अच्छा कर दूंगा, बिल्कुल ज्यादा पॉइंट ऐड कर देता हूं। इररेलेवेंट पॉइंट और रेलिवेंट पॉइंट में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, और यही एक ऐसी चीज होती है जो कि सिलेक्शन करवाती है। अगर आप रेलिवेंट पॉइंट लिखोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। इररेलेवेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है वो लिखोगे तो फिर दिक्कत आएगी, राइट। तो ये बढ़ गया, एकदम जूम हो गया, इसको सही कर देते हैं। चलो, दिख रहा है ना, पूरा स्क्रीन दिख रही है। चलो, अब चिंता वाली बात क्या है, तो दिल्ली की एयर क्वालिटी जो खराब होती जा रही है, और जो केसेस जो कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए हम लोग को नजर आ रहे हैं, और डेथ जो हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रही है, वो बड़ी चिंता वाली बात है। क्योंकि एक साथ बहुत स्थिति जो है वो, एक तो बर्डन कोरोना वायरस का, उसके इन्फेक्शन का, पेशेंट हॉस्पिटल से पड़े, डेथ हो रही है, राइट। और डेथ में भी आपको पता है इसकी आज की डेट में जो डेथ इतनी ज्यादा हो रही है, तो उसमें भी जो जलाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप समझ सकते होगे, बट उसको तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट जो 2020 की है, उसमें बताया गया कि दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है पूरे दुनिया भर में, 10वें नंबर पर। और टॉप पोल्यूटेड, सबसे टॉप नंबर पर जो पोल्यूटेड कैपिटल है पूरे दुनिया भर में, कैपिटल सिटी वो दिल्ली है। तो कैपिटल सिटी के तौर पर दिल्ली फर्स्ट नंबर पर है, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी, और 10वें नंबर पर है मतलब पोल्यूटेड सिटी के तौर पर पूरे दुनिया भर में। बट दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिला 15% का बूस्ट मिला है एयर क्वालिटी में 2019 से 2020 के पीरियड में। इसके अलावा जुलाई 2020 में ग्रीन पीस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने 28 ग्लोबल सिटी की स्टडी कंडक्ट करी, जिसमें बताया कि कोविड-19, स्ट्रिक्ट कोविड-19 का जो लॉकडाउन फर्स्ट हाफ में हुआ था 2020 के, उसके बावजूद भी 24,000 लोगों की मौत हुई है एयर पोल्यूशन के कारण। और दिल्ली के ऊपर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो एयर पोल्यूशन के कारण हम लोग को देखने को मिला है। और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो है वो आउटडोर और इंडोर एयर पोल्यूशन का, उसके कारण 1.67 मिलियन एनुअल डेथ रिकॉर्ड की गई है। मतलब एयर पोल्यूशन के कारण 1.67 मिलियन, मतलब आप समझ रहे हो, 16 लाख लोगों की या 16,70,000 लोगों की पूरे साल भर में मौतें जो है वो रिकॉर्ड की गई है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के कारण, पोल्यूशन के। लंबे समय तक लोग पोल्यूशन के कांटेक्ट में थे, एयर पोल्यूशन इनहेल कर रहे थे, उसके कारण उन्हें स्ट्रोक हुआ, हार्ट अटैक हुआ, डायबिटीज हुई, लंग कैंसर हुआ, क्रॉनिक लंग डिजीज हुई, नियोनेटाल डिजीज उनमें देखने को मिली, राइट, 2019 में। और इसके बारे में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट में शामिल हुई ये सब चीजें। तो देखो, रिपोर्ट ये सब जो होती है ना, जो इस प्रकार के आर्टिकल्स में आती हैं, जो मैंने भी आपको बताया, जो पढ़ा रहा हूं ये, तो ये पूरी रिपोर्ट्स आपके लिए काम की हैं। आपको इसका डेटा थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट, क्योंकि क्या होता है, एक अच्छा आंसर एक अच्छे फैक्चुअल डेटा और कॉन्सेप्ट को मिलाकर होता है, राइट। तो आप ये सब अगर डेटा अपने मेंस में उपयोग कर लें, देखो रटो मत चीजों को, सिर्फ कहीं पर लिखो और उसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली याद रहेगा, राइट।
तो या फिर कभी भी जैसे कि कोई भी मेंस का आंसर आप लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें ये सब डेटा यूज करने की कोशिश करो। भले ही उस समय आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख रहे हो, उस समय आपने लिख दिया डेटा के बारे में, बट आपको वो डेटा याद नहीं आ रहा, तो एक बार देख लो और देखकर डेटा लिख दो, या फिर वहां पर ब्लैंक छोड़ दो कि आप बाद में उस डेटा को फिलअप कर सको उसी समय, जैसे कि पूरा आंसर लिखने के बाद। तो उससे क्या फायदा होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि आप खुद अगर लिखोगे इस प्रकार की चीज, राइट, 3-4 बार लिख लोगे, 3-4 मतलब अलग अलग क्वेश्चन में इस प्रकार की चीजों को रिलेट करके और ऐसे डेटा का उपयोग जब आप कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली मेंस का जब आप एग्जाम दोगे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एक्चुअल मेंस का एग्जाम दोगे 2021 का आप लोग, तो उस समय आपको फायदा मिलेगा, राइट। अब देखो क्या क्या उपाय लिए गए हैं, मतलब उपाय लिए गए हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो देखो, सब्सिडी फार्मर्स को दी जा रही है कि फार्मर टर्बो हैप्पी सीडर्स को खरीद लें। ये कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि ट्रैक्टर पे लगती हैं, जो कि स्टबल बर्निंग को कम करने में काम करती हैं, जो भूसा होता है उसको काट कर कलेक्ट कर लेती हैं। क्योंकि देखो, फार्मर जो है वो भूसे को खेत से कलेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत पड़ेगी, और एक्स्ट्रा लेबर लगेगी मतलब कि उन्हें पैसे देने पड़ेंगे लेबर्स को, तो इसलिए वो सीधे जला देते हैं। तो इसलिए कहा गया कि सब्सिडी दी जा रही है टर्बो हैप्पी सीडर्स के ऊपर, जो कि ट्रैक्टर में लगते हैं, जो कि इस प्रकार के भूसे को कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। इसके अलावा BS6 व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश किया गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो लाई जाए, राइट। ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर ऑड इवन रूल इमरजेंसी के तौर पर लाया गया। दिल्ली के अंदर आपको पता होगा ऑड इवन रूल चलता था कि जिसकी नंबर प्लेट ऑड नंबर की है वो एक दिन गाड़ी चलाएगा, उसके ऑल्टरनेट डेज पे जिसकी नंबर प्लेट इवन नंबर की वो चलाएंगे, यानी कि एक दिन सड़क पर सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी, एक दिन सड़क पर इवन नंबर की गाड़ी चलेगी। तो ऐसी चीज हुई थी, राइट। इसके अलावा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया, राइट, जिससे कि व्हीकल पोल्यूशन को जो है वो रिड्यूस किया जा सके, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कंजेशन के कारण भी पोल्यूशन ज्यादा होता है, राइट। क्योंकि कंजेशन के कारण गाड़ी जो है वो एक जगह पर खड़ी हुई है, राइट, आगे बढ़ने की जगह, क्योंकि अब आप देखो गाड़ी का इंजन चालू है, मतलब कि वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है कंटिन्यूअसली। अब अगर रोड पर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो पोल्यूशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो गाड़ी, अगर इस चीज को इस तरीके समझो, अगर एक रोड है उस पर गाड़ी अगर जा रही है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है बिना किसी हिंड्रेंस के, तो वो कम पोल्यूशन करेगी। बट बार बार जब वो रुकेगी और उसका इंजन ऑन रहेगा तो ज्यादा पोल्यूशन करेगी ना, क्योंकि रुकते समय पे भी वो गाड़ी ऑन है, राइट। तो ये वाली चीज भी है इस प्रकार की, तो इस पर भी ध्यान देना है। इसलिए कई बार सरकार जो है एडवर्टीजमेंट भी करती है कि जब भी रेड सिग्नल पे रुको अपने इंजन को ऑफ कर लो, है ना, उससे आपका पेट्रोल बचेगा, ऐसे बोलती है सरकार। बट उसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, पोल्यूशन भी तो कम होगा। इसके अलावा इंप्लीमेंट किया ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को। तो ये बेसिकली एक्शन प्लान ऐसा होता है कि जिसमें फेज मैनर पर एयर क्वालिटी जो खराब हो रही है उसको ट्रिगर किया जाता है कि कैसे उसको इंप्रूव करें, फेज मैनर पर होता है ये, और टिपिकली अक्टूबर से नवंबर पीरियड के बीच में ये हमें देखने को मिला था, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। और इसके अलावा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लोगों ने डेवलप किया कि पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिले, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर ये हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि प्रॉपर पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके कि कहां पर कितना एयर पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब आगे किस प्रकार से काम करना चाहिए, तो देखो पहला पॉइंट जो है वो ये मेंशन है कि वीट सीजन जो है जो कि इंटेंस फार्म फायर नहीं लेकर आता है, यानी कि वीट सीजन में हम लोग को इंटेंस फार्म फायर्स नहीं देखने को मिलते हैं, बट पैडी हार्वेस्टिंग जब होती है तब उस समय इंटेंस फार्म फायर आते हैं, क्योंकि वीट स्टबल को मैनेज करना जो होता है वो काफी इजी होता है। और वीट के जो स्ट्रॉ होते हैं, यानी कि जो स्टबल जो होते हैं, इसे कैटल को दे दिया जाता है, क्योंकि काफी सारे फार्मर्स जो है वो भेड़ वगैरह गाय भैंस जो है वो पालते हैं, तो फिर वो इसको भूसे को जो है वो उनको खिला देते हैं, जिससे कि उनके लिए, उनके बछड़ों के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए ये भूसे जो है वो काम में आ सकें, राइट। बट वो पैडी के मामले में ऐसा होता नहीं है, राइट। तो इंस्टेड फार्म फायर्स पे फोकस करने की जगह दिल्ली को लोकल एमिशन पर फोकस करना चाहिए, राइट, कि लोकल एमिशन जो है वो ना हो, यानी कि दिल्ली के अंदर जो एमिशन हो रहा है, जैसे गाड़ियों के थ्रू एमिशन हो रहा है, इंडस्ट्री के थ्रू एमिशन हो रहा है, तो उसे दिल्ली को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और एक अच्छी हवा को ब्रीथ करना, राइट, स्वच्छ हवा में सांस लेना हर एक इंसान का फंडामेंटल राइट है, हर एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। इसलिए ह्यूमन की हेल्थ जो है उसे प्रायोरिटी पे रखना है अगर एयर पोल्यूशन को टैकल करना है तो ये वाली बात है, ये वे फॉरवर्ड में आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं ये कुछ चीजें। और इसके अलावा आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि स्ट्रिक्ट तौर पर जल्दी से जल्दी हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंप्लीमेंट करें, राइट, इंडिया की सड़कों के ऊपर। और जहां पर भी पोल्यूशन होता है, एक्सेसिव पोल्यूशन होता है, तो वहां पर हैवी फाइन जो है वो इंपोज किया जाए, क्योंकि देखो एक चीज होती है कि हैवी फाइन जो होता है ना, जब भी एक इंसान की पॉकेट पर जब बात आती है ना, तो वो दूसरी बार उस सेम चीज को रिपीट नहीं करता। जैसे कि एक बार अगर तगड़ा चालान किसी आदमी का हो गया, तगड़ा चालान यानी कि बहुत हैवी फाइन किसी के ऊपर हुआ, तो अगली बार वो गलती करने से पहले सोचेगा कि उसको पता होगा कि यार फिर से अथॉरिटी ने पकड़ लिया तो बड़ा
जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हैवी फाइन इम्पोज करेंगे तो फिर एक जो है वो हो सकता है, क्योंकि इंसान की मेंटेलिटी होती है कि जब उसकी पॉकेट पे बात आती है तब उसकी हालत खराब होती है। चलो एनीवेज, अब आगे की बात करते हैं। यहां पर हम लोग सफर के बारे में बात करेंगे। सफर यानी कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के बारे में, क्योंकि इसी सिस्टम ने बताया कि दिल्ली के अंदर मॉडरेट टू पुअर और पुअर से वर्स एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की गई है। तो सफर एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन ये आएगा कि किस मिनिस्ट्री ने सफर को इंट्रोड्यूस किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। किस चीज के लिए? तो एयर क्वालिटी को मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेजर करने के लिए, और ओवरऑल पोल्यूशन का लेवल क्या है उसको मेजर करने के लिए, और लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी कैसी है, यानी कि एक सिटी के अंदर अलग अलग लोकेशन पर कितनी एयर क्वालिटी हो रही है और क्या एयर क्वालिटी है, तो उसको मेजर करना, जिससे कि टारगेटेड तरीके से एयर क्वालिटी को अच्छा किया जा सके, राइट, पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके टारगेटेड तरीके से, टारगेटेड मैनर पे। जैसे कि जिस क्षेत्र में, सिटी के जिस क्षेत्र में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, एयर क्वालिटी वर्स्ट है, तो क्या कारण है उस क्षेत्र में वर्स्ट होने का, इसको ढूंढें और फिर उसका सोल्यूशन निकालें, राइट। तो वो तब पता लगेगा जब एक मेजरमेंट टूल होगा, और ये सफर वही मेजरमेंट टूल का काम करता है। ये सिस्टम इंडिया के अंदर ही डेवलप किया गया। किसने डेवलप किया है? तो IITM पुणे के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो देखो IIT पुणे नहीं, IITM पुणे, तो यहीं पर ही खेल कर दिया जा सकता है, राइट, सिविल सर्विसेज के अंदर। तो इस पर ध्यान देना। और इसे ऑपरेट किया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, IMD के द्वारा। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का? कि अवेयरनेस इंक्रीज करना जनरल पब्लिक के बीच में एयर क्वालिटी के रिकॉर्डिंग की, उनकी सिटी के अंदर एयर क्वालिटी कैसी है, राइट। फिर एप्रोप्रिएट मिटिगेशन मेजर लेकर आना कि एयर क्वालिटी को रिड्यूस, यानी कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए मेजर्स लाए, उपाय लाए जाएं, और सिस्टमैटिक एक्शन जो है वो लिया जाए। और सफर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया की पहली एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का, जो कि दिल्ली के अंदर ऑपरेशनलाइज किया गया था पहली बार। और सभी वेदर के पैरामीटर्स को ये मॉनिटर करती है, जैसे कि टेम्परेचर क्या है सिटी के अंदर, वर्षा की फोरकास्टिंग करती है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, कब होगी, राइट। ह्यूमिडिटी की जानकारी देती है, विंड की स्पीड की जानकारी देती है, विंड डायरेक्शन की जानकारी देती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जानकारी देती है, इवन सोलर रेडिएशन की भी ये जानकारी देती है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है। और कौन से पोल्यूटेंट्स को ये मॉनिटर करती है? पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलिन, मरकुरी। तो ये सब चीजों को ये मॉनिटर करती है, इन सब चीजों की जानकारी देती है कि एयर में ये सब चीजें जो है वो कितनी हम लोग को देखने को मिल रही है। जैसे कि रिसर्चर्स वगैरह जो हैं, पॉलिसी मेकर जो हैं, वो ये सब चीजें, ये सब डेटा को देखते हुए एप्रोप्रिएट मेजर लें, राइट। उनको पता लगे कि यार किस कारण से एयर क्वालिटी खराब हो रही है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करके फिर उस पर काम करें, है ना। तो ये वाली चीज है। इसी के साथ लेक्चर फिनिश होता है। आज का लेक्चर मुझे पता है कि काफी लेंथी भी था आप लोगों के लिए, बट हाँ, समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको हमेशा समझाया है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, लेक्चर की लेंथ से मत डरो। जब मैं पढ़ाने के लिए नहीं रुकता हूं, यानी कि मतलब सोचता नहीं हूं मैं कि आप लोग को जो है वो फटाफट निपटा दूं, शॉर्ट में करवा दूं, जब मैं नहीं सोचता, बल्कि इवन मुझे खुद कोविड है, मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूं, बट फिर भी मैंने मिस नहीं किया, राइट। क्योंकि मैं पहले तो ऑब्वियस ही बात है, जब मैं बाहर भी गया था, आपको पता होगा कि मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, उस कारणवश मुझे बाहर, एकदम सिटी के बाहर जो है वो जाना पड़ा था। मैं 650 किलोमीटर ड्राइव करके गया और फिर वहां पर रुका मैं, फिर भी मैंने आप लोग के लिए लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए। माना उस समय जब मैं बाहर था, अपने वर्क प्लेस में नहीं था, तो थोड़ा गैप हो रहा था, बट मैंने आपको पूरी चीज प्रोवाइड कराई। अभी भी मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, देन टू लेक्चर आपके पास आ रहे हैं। तो जब मैं पढ़ाने पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो आपको तो पढ़ना है, और तो मन लगा के पढ़ना, आगे चल के ऑफिसर बनना है, उस मोटिवेशन के साथ पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो। और मैंने आपको बताया कि अगर ये लेक्चर आप रेगुलरली कवर कर रहे हो, जो मैं आपको कवर करवा रहा हूं, तो ये मान के चलो प्रीलिम्स तो कुछ नहीं लगता आपके सामने, प्रीलिम्स तो आराम से होगा। इसके प्रूफ भी देता हूं मैं आपको, नीचे कमेंट बॉक्स पे आप चेक कर सकते, सॉरी डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर सकते हैं, प्रूफ के वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि मैं जो तैयारी कराता हूं वो बिल्कुल एक्यूरेट तैयारी कराता हूं। बट आपको तैयारी करनी है, और इस समय ढील मत दो अपनी प्रिपरेशन को, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, ये चीज बतानी थी। बाकी टेस्ट सीरीज अगर जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं की है तो बिल्कुल ज्वाइन करो, हाईली रिकमेंडेड। 25 टेस्ट मिलेंगे टोटल, 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, हर एक टेस्ट 100 क्वेश्चन का है, डिटेल सोल्यूशन हर एक टेस्ट का दिया जाता है, बाइलिंगुअल टेस्ट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में टेस्ट है। सबसे खास बात यह है कि आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, उन डेली टारगेट्स को आप अचीव करें। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 से पहले आपका पूरा सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा और आप ट्रैक भी कर सकेंगे अपनी प्रिपरेशन को। हाईली रिकमेंडेड, इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, और सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ही ये टेस्ट सीरीज है। और आपके लिए सीसेट का कोर्स अवेलेबल है। सीसेट में आप कमजोर हो तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करो।
पूरे आपको ये वो सब मिलते हैं, यानी कि इसमें मैं आपको डेमो वगैरह भी प्रोवाइड कराता हूँ। पहले क्लासेस को देखो, उसके बाद ज्वाइन करो। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक बार जो है वो फीस डिपॉजिट कर ली तो फिर क्लास समझ में नहीं आ रही तो फिर जो है वो रिफंड नहीं होता। ऐसा है ही नहीं, रिफंड का तो केस ही नहीं है। केस है कि भैया आप देखो डेमो, डेमो पसंद आ रहा है ज्वाइन करो। और फैकल्टी आपके लिए ऐसी, और इस रेट में जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और सीरियस एस्पिरेंट्स ही ज्वाइन करें। जो एस्पिरेंट अगर सोच रहे हैं कि कोशिश करके देखते हैं, तैयारी हो जाए तो हो जाए, वो देखो कोशिश वाला सिनेरियो नहीं है यहाँ पर। कोशिश कर रहे हो तो फिर ये लेक्चर्स जो होते हैं यूट्यूब पर फ्री में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई वो करो। कोशिश में अपना पैसा मत लगाओ ना अपनी फैमिली का पैसा लगाओ, राइट। अगर फैसला ले लिया है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने का तो आगे बढ़ो, वरना तो मतलब कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करो, वरना फिर पैसा बर्बाद करने के लिए मैं रिकमेंड करता ही नहीं कभी किसी को, राइट। बट अगर आप जो है वो ऐसे ही सोच रहे हो अभी कि यार करके देखते हैं, एक अटेम्प्ट तो देखें करके, तो उसके लिए फिर तो पूरा कंटेंट जो है वो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, उसके ऊपर बेस्ड आप कर सकते हो, या ऑनलाइन पूरा कंटेंट अवेलेबल है तो उसके ऊपर कर सकते हो। बट हाँ, अगर सोच लिए कि सही तरीके से तैयारी करनी है और निकालना है इस एग्जाम को। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट सिविल सर्विसेज की, पीएससी की, तो एक साल में जो है वो दूसरे एग्जाम के बारे में सोचना भी नहीं, राइट। बैंक, पीओ वगैरह, ये वो रेलवे वगैरह सोचना भी नहीं। सिर्फ यूपीएससी मतलब यूपी। एक साल अपने आप को दो डेडिकेटेड तरीके से, एग्जाम निकलेगा डेफिनेटली, बट सही तरीके से, सही अप्रोच के साथ, सही तरीके से तैयारी करोगे तो निकलेगा। चलो, सोशियोलॉजी ऑप्शन अगर आपका है तो, और अगर आप सोच रहे हो सोशियोलॉजी ऑप्शन लेने का, तो इससे बेस्ट फैकल्टी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। रैंक 5 को पर्सनली बैठाकर 0 से सोशियोलॉजी इन्होंने कवर करवाई, 0 से सोशियोलॉजी करवाई और रैंक 5 उनकी आई है, राइट, यूपीएससी के अंदर, राइट। पर्सनली बैठा के इन्होंने पढ़ाया। चलो, ये सर है, काफी अच्छी फैकल्टी आप लोग के लिए लेकर आया हूं। डेमो अवेलेबल है, डेमो देखिए और उसके बाद फिर जो है वो डिसीजन लीजिए। और सभी क्लासेस के डेमो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और बाकी करंट अफेयर्स का पीडीएफ पेड पैकेज मात्र 100 रुपीज, सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ की फीस में डेली लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिलती है। आपको हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है, और एक ऑफर भी है, इस ऑफर को आप चाहें तो ले सकते हैं। और मंथली मतलब एमसीक्यू चाहिए अगर आपको करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, यानी कि जो मंथ के करंट अफेयर्स जो होते हैं तो उसके क्वेश्चंस को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और अगर कोई भी डाउट आता है, कुछ भी चीज और पूछनी है इन कोर्सेज को ज्वाइन करने से रिलेटेड, तो 9713282838 ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लो, मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर। इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलो, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।